हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं कविता चौधरी स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। सो फ्रेंड, जो हमने सीडीपी साइकोलॉजी आपकी सीरीज स्टार्ट की थी, उसी की ये लास्ट वीडियो रहेगी। मैंने अपने चैनल पर आपको कंप्लीट सीडीपी साइकोलॉजी कवर करा दी है। आपका कोई भी लेवल हो, एस्टेट में पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, या फिर आपका कोई भी अदर स्टेट का एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोज़ हैं। एक ही वीडियो में मैंने आपको 12 टॉपिक क्लियर कराए थे। आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ट्रिक के साथ और एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको कराने की कोशिश की है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है और जिन जिन बच्चों ने वीडियो देखी है उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। आपने नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक बचे हुए हैं वो कवर कराने वाली हूँ। मैं इस वीडियो में आपके जो कि महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं मनोवैज्ञानिकों के, वो मैं कराऊंगी। उनकी थ्योरी मैं आपको कराने वाली हूँ। उसी के साथ बता दूं, मैंने एक वीडियो और डाली थी, 40 से 50 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैंने आपके 6 टॉपिक कवर कराए थे। एकदम से एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। एस्टेट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। 6 टॉपिक हैं तो 6 में टॉपिक्स में से 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 12 टॉपिक से आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसी के साथ बता दूं, जीन प्याजे हर साल आता है, कोई भी लेवल हो या फिर कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जीन प्याजे की मैंने सेपरेट वीडियो डाली हुई है, ठीक है। उसी के साथ बता दूं, कोहलवर्ग नीति विकास का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो डाली हुई है, प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगी। सिगमंड फ्राइड की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी और मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। मनोविज्ञान का कंप्लीट निचोड़ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10 से 15 मिनट की आपकी वीडियो रहेंगी। प्लेलिस्ट बना रखी है एस्टेट 2022 सीडीपी साइकोलॉजी के नाम से। अगर आपने अभी तक सीडीपी साइकोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ लिया है, अगर आप रिवीजन करते हो तो आपके लिए बेस्ट हेल्पफुल रहेगी। बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। जरूर जाके देखें। मैंने अपनी तरफ से आपको सीडीपी साइकोलॉजी कवर करा दी है। जो टॉपिक बचे हुए हैं आज की वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो स्टूडेंट नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और मैं और जो है और अच्छा कंटेंट और अच्छी हिम्मत और मेहनत के साथ आपके लिए प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। जो आपके टॉपिक बचे हुए हैं वो सारे ही टॉपिक करेंगे। जय माँ सरस्वती। देखिए फ्रेंड्स, जो आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका, ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आज के इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, जैसे कि आपका अल्बर्ट बंडूरा हो गया, इनका हम सिद्धांत करने वाले हैं। ईएल थॉर्नडाइक करेंगे, पावलोव करेंगे। इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। जितने भी आपके सिद्धांत हैं सारे ही कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपकी कंप्लीट सीडीपी साइकोलॉजी हो जाएगी। कुछ सेक्शन विधियां रह जाएंगी, वो मैं आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन डालूंगी, ठीक है। इतने प्रीवियस क्वेश्चन आपको देने वाली हूँ, एक बार क्वेश्चन आप कर लेना। किसी भी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। एस्टेट के भी होंगे, पीआरटी टीजीटी पीजीटी के भी प्रीवियस क्वेश्चन रहेंगे। उसी के साथ बता दूं, यूपी टेट रीट एग्जाम के भी प्रीवियस क्वेश्चन देने वाली हूं, क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले। डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों के क्वेश्चन जो होते हैं सीडीपी साइकोलॉजी के, जब आप उन्हें सॉल्व करोगे तो कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आप गलत नहीं करोगे। जिन बच्चों ने मेरी सीडीपी साइकोलॉजी फॉलो करी है, आप देखना उसी सीडीपी साइकोलॉजी से, उन्हीं टॉपिक से आप कैसे आंसर निकाल लेते हो। 5 से 6 टॉपिक रहने वाले हैं। 5 से 6 टॉपिक आपको 5 से 6 नंबर दिला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के डायरेक्ट सिद्धांत भी पूछ लिए जाते हैं और उनकी जो थ्योरी थी उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान रखना है, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं, एकदम से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया था? अल्बर्ट बंडूरा ने। क्वेश्चन यही फिक्स हो जाएगा कि आपको ध्यान रखना है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। सोशल लर्निंग थ्योरी इंग्लिश में इसको कहा जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। यह कनाडा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? कनाडा के निवासी थे। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहारों को देखकर, ठीक है, मतलब इस सिद्धांत में क्या कह रहा है, दूसरों के व्यवहारों को देखकर उनकी नकल करके समाज आदि के द्वारा सीखा जाता है। मान्य व्यवहारों को अपनाया जाता है और अमान्य व्यवहारों को नकारा जाता है। क्या कह रहे हैं अल्बर्ट बंडूरा जी, समझिए। इन्होंने कहा था जो बच्चा होता है, बच्चा हो या बड़ा हो, पहले तो स्टार्टिंग में बच्चा जो समाज से रिलेट करता है, तो समाज के ही द्वारा वो चीज़ों को देखकर, व्यवहार को देखकर, नकल कर कर क्या है, चीज़ें सीखता है, मतलब वो सीखता है, ठीक है। और जो मान्य चीज़ें होती है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसे पता चलता है कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, तो वो मान्य चीज़ों को व्यवहार में अपना लेता है और जो अमान्य चीज़ें होती हैं उनको नकार देता है, ठीक है। ये कहा है अल्बर्ट बंडूरा ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया, कनाडा के निवासी थे। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहारों को देखकर, मतलब उनकी नकल करके, ठीक है, समाज से चीज़ें सीखते हैं बच्चे और अमान्य चीज़ों को अपनाते हैं और अमान्य चीज़ों को नकार देते हैं। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, स्टेट के एग्जाम में ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत होता है, ठीक है, उसे अधिगम का सिद्धांत के नाम से भी पूछा लिया जाएगा। अधिगम का सिद्धांत या फिर
सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है, यहाँ पे सामाजिक कर लेना भाई, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको अवलोकनात्मक अधिगम के सिद्धांत से जाना जाता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, इसको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आपको बता दिया जाएगा कि अवलोकनात्मक सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, या फिर इंग्लिश वाले सुन लो, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी किसने दी, तो आपको अल्बर्ट बंडूरा टिक करना है, ठीक है। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी अल्बर्ट बंडूरा हो जाएगा। अगर आ जाए एग्जाम में अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो भी आपको यही करना है, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। तो इनके अन्य नाम हो जाएंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी के अल्बर्ट बंडूरा के अन्य नाम है। मॉडलिंग का सिद्धांत एग्जाम में ट्रेंड करेगा, ठीक है, एग्जाम में आएगा, मॉडलिंग का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। तो किसी भी नाम से आ जाए, अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, अवलोकनात्मक अधिगम के सिद्धांत से आ जाए, अनुकरण के नाम से आ जाए, मॉडलिंग के नाम से आ जाए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के नाम से आ जाए, सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, ठीक है, मॉडलिंग, इन के नामों से अगर आ जाए तो कौन रहेंगे आपके, अल्बर्ट बंडूरा रहेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। उसके बाद चलते हैं अल्बर्ट बंडूरा का प्रयोग, ठीक है, यहाँ 2 बार लिख गया है अल्बर्ट बंडूरा का प्रयोग। तो अल्बर्ट बंडूरा ने जो प्रयोग किया था वो किया था बेबी डॉल पे। क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि अल्बर्ट बंडूरा ने एस्टेट के एग्जाम में किस पर प्रयोग किया, तो ऑप्शंस में बेबी डॉल आ सकता है, छोटी बच्ची आ सकता है, ठीक है, इस तरह से ऑप्शंस दिए होंगे। तो ध्यान रखना है, अल्बर्ट बंडूरा ने बेबी डॉल पर प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने 3 साल की बच्ची को 3 फिल्में दिखाई। एक 3 साल की बच्ची होती है जिसके पास एक बेबी डॉल होती है, मतलब छोटी सी डॉल होती है, और वो उस बच्ची को क्या है, 3 फिल्में दिखाता है। कौन, अल्बर्ट बंडूरा। पहली फिल्म जो उन्होंने दिखाई वो दिखाई थी उन्हें लव से रिलेटेड, मतलब कि प्यार से रिलेटेड, ठीक है। जो दूसरी फिल्म उन्होंने दिखाई थी वो समाज से रिलेटेड दिखाई थी, और जो तीसरी फिल्म उन्होंने दिखाई वो हिंसा से रिलेटेड दिखाई थी। एक छोटी बच्ची होती है सिर्फ 3 साल की, वो उसको फिल्म दिखाता है प्यार से। तो उसके पास जो बेबी डॉल होती है तो वो उसको प्यार करती है, उस बेबी डॉल को, ठीक है, बहुत अच्छे से दुलार करती है। सेकंड जो फिल्म दिखाता है फिर वो उसको कौन सी फिल्म दिखाता है, समाज से रिलेटेड, मतलब समाज से के द्वारा चीज़ें जो होती हैं उनको दिखाता है। जैसे समाज में शादी की जाती है, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प की जाती है समाज में, तो उसी तरह से वो लड़की क्या है, उस डॉल की शादी करती है, उसको तैयार करती है, मतलब सामाजिक कार्य वो उसके साथ करती है। उसके बाद जो उसे थर्ड फिल्म दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है हिंसा से रिलेटेड, ठीक है, हिंसा से रिलेटेड। तो क्या करती है वो अपनी डॉल के साथ हिंसात्मक कार्य करना शुरू कर देती है, मतलब वो अपनी डॉल की गर्दन तोड़ देती है। तो ये 3 फिल्म उसे दिखाता है, और जो छोटी बच्ची रहती है उन तीनों ही फिल्म को के अकॉर्डिंग अपनी बेबी डॉल के साथ भी मतलब बिहेव करती है, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो ये होता है कि जो बच्चा होता है, जिस तरह के समाज में, ठीक है, जिस तरह का उनको इन्वायरमेंट दिया जाता है बच्चों को, तो वो बच्चा अपने समाज से, उनके अपने इन्वायरमेंट से ही चीज़ों को ग्रहण करता है, सीखता है देखकर, ठीक है, और नकल करता है। तो उसने जैसे प्यार की फिल्म देखी तो अपनी डॉल से प्यार करने लगी, उसकी नकल करने लगी। समाज से रिलेटेड चीज़ें देखी तो समाज की नकल करके ऐसे का अपनी डॉल के साथ किया। और हिंसात्मक फिल्म देखी तो उसने गर्दन तोड़ दी। तो क्या किया उसने, जैसे उसने देखा उसी तरह अपनी नकल करके अपनी डॉल के साथ वो प्रयोग करने लगी। तो बंडूरा के अनुसार स्टेजेस ऑफ लर्निंग का जो क्रम होता है, ठीक है, ये क्रम है भाई, क्रम। तो क्रम होता है वो इस प्रकार होता है। ये क्रम एस्टेट के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखना है, एस्टेट के एग्जाम में क्रम जरूर पूछा जाता है। जो क्रम होता है सबसे पहले होता है अटेंशन। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है क्योंकि इंग्लिश में जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी। जो चीज़ें इंग्लिश में समझ में आए वो मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, और जो हिंदी में ही समझ में आए वो हिंदी में। बाकी जो बच्चे हैं मैं कोशिश करती हूँ मेन चीज़ें इंग्लिश में भी बता पाऊँ और हिंदी में भी बता पाऊँ। देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरह से कंटेंट नहीं ले सकते क्योंकि बहुत टाइम लगता है। मैंने PDF बनाई, अब इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट करके दूसरी तरफ लिखो, बहुत समय लगता है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। अटेंशन क्या होता है, अवधान होता है, ठीक है, अवधान होता है। हिंदी में लिख देती हूँ, हिंदी वाले समझ लेना, बाकी आप इनको इंग्लिश में ध्यान रखोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अटेंशन क्या होता है भाई, अवधान होता है। ये क्रम था, ये क्रम किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, ठीक है। तो अवधान हो गया। रिटेंशन क्या होता है आपका, धारण। सबसे पहले आपको क्रम होगा, ठीक है, ये ऊपर नीचे दिए होंगे, आपको वो क्रम सीरीज वाइज लगाना है। तो सबसे पहले अटेंशन होता है, फिर रिटेंशन होता है, मतलब पहले अवधान होता है, अटेंशन होता है। किसी भी चीज़ को जब कोई सीखता है तो उसको ध्यान से, ठीक है, अटेंशन होकर उसको चीज़ को करता है। फिर रिटेंशन मतलब उस चीज़ को फिर धारण करता है, पहले सुनेगा अच्छे से, ठीक है, समझेगा, फिर उन चीज़ों को अपने अंदर धारण करेगा। उसके बाद रिप्रोडक्शन आ जाएगा। रिप्रोडक्शन हिंदी में इसको पुनर्उत्पादन कहते हैं, ठीक है। पुनर्उत्पादन मतलब रिप्रोडक्शन जब बच्चा करेगा तो उसको यूज़ करेगा, उन चीज़ों को अपने व्यवहार में लाएगा। उसके बाद मोटिवेशन, अभिप्रेरणा उसको मिल जाएगी। तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है। चारों ये क्रम एक साथ लगाने आ जाएंगे। पहले रिप्रोडक्शन दे दिया, फिर उसके बाद रिटेंशन दे दिया, पर आपको चीज़ें पता है, क्रम के अनुसार आपको लगा देनी है, ठीक है। यही क्वेश्चन आता है। जो आपके अल्बर्ट बंडूरा होते हैं ये चीज़ें ज़्यादा मेन है जो पूछी जाती हैं। उसके बाद चलते हैं EL थॉर्नडाइक के सिद्धांत पे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है।
ईएल थॉर्नडाइक, ठीक है। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है भाई, एक क्वेश्चन पक्का है, लिखवा लो, स्टार लगा लो 3-4 बार, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, 100% आएगा। ईएल थॉर्नडाइक त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत उन्होंने दिया था, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी इन्होंने दी थी, ध्यान रखना है भाई। उसके बाद बता दूं, यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। यह एक पशु वैज्ञानिक थे, ठीक है, ध्यान रखना है, एक पशु वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक कर लेना भाई इसको। यह एक पशु वैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था किसने? ईएल थॉर्नडाइक ने। ये एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। उसी के साथ उनको प्रथम शिक्षक मनोवैज्ञानिक कहा गया था। ये जो सिद्धांत, एक वीडियो और दी थी भाई मैंने, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थी, जो आपके ये सिद्धांत हैं, ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। जैसे कि पूछ लिया ईएल थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया। इनके नियम भी पूछ लिए। तो मैंने 2 वीडियो डाली हुई हैं, ठीक है, 10-10 15-15 मिनट की शायद वीडियो हैं, जिसमें मैंने आपको 100 आपको सिद्धांत कराए हैं, मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत कराए हैं। और बता दूं, एस्टेट का जो एग्जाम होता है उसमें 4 से 5 नंबर सिद्धांत ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। या तो इन्हीं टॉपिक से पूछ लिए जाएंगे, इनके जो टॉपिक मैं आज कराने वाली हूँ, या फिर अलग से जो सिद्धांत होते हैं, क्योंकि बहुत सिलेबस होता है भाई मनोविज्ञान का। यहाँ पे मैं आपको लगभग मैंने कंप्लीट करा दिया है, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस हर साल आते हैं वो चीज़ें मैंने ज़्यादा कराई हैं, ठीक है। तो वो 100 आपको सिद्धांत करने हैं। वीडियो आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी, जो मैंने आपको सीडीपी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट बताई थी। 100 सिद्धांत हैं, वो करके चले जाना, उनसे बाद एक भी सिद्धांत नहीं आएगा, ठीक है। 2 पार्ट्स में वीडियो है, जरूर वॉच करनी है, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो मनोवैज्ञानिक कहा था, शिक्षक मनोवैज्ञानिक किसको कहा था? यल थॉर्नडाइक को। अधिगम के सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक ने दिए थे, ठीक है। अधिगम मतलब सीखना, ठीक है, अधिगम मतलब सीखना। इसका जो नियम दिया था वो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। इस तरह से होता है भाई थॉर्नडाइक, यहाँ पे लिखना भूल गए, थॉर्नडाइक, ये होता है थॉर्नडाइक, ठीक है, इस तरह से लिख लेना इसको। शिक्षक मनोवैज्ञानिक थे आपके। अधिगम के सबसे पहला नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, और वह सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दी जाए, थॉर्नडाइक कहते हैं अगर किसी की उत्तेजना को बढ़ा दिया जाए तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा। जैसे कि उसकी उत्तेजना बढ़ेगी तो वो क्या है, उत्तेजना बढ़ने के बाद अनुक्रिया करेगा, और बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा, और वह कुछ ना कुछ सीख जाएगा, ठीक है। सीखने पर इन्होंने जोर दिया था। उन्होंने अपने तरीके से उन्होंने बताया था कि किसी की उत्तेजना बढ़ा दी जाए तो वह उस उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया करेगा, और बार बार उस क्रिया को दोहराएगा, तो उससे कुछ ना कुछ वो सीख जाएगा। तो उन्होंने जो प्रयोग किया था उससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि इनका कहने का मतलब आखिर था क्या। थॉर्नडाइक का प्रयोग समझाती हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये थॉर्नडाइक लिखा है यहाँ पे, ठीक है। थॉर्नडाइक ने देखिए, आप ये हटाइए, मैं समझाती हूँ आपको। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर लिया, ठीक है। एक बिल्ली होती है जिसको थॉर्नडाइक एक पिंजरे में बंद कर लेता है, और बाहर एक मरी हुई मछली रख देता है, ठीक है। पिंजरे में उसने जो भूखी होती है बहुत बिल्ली, उसको बंद कर लेता है, और पिंजरे के बाहर वो एक मरी हुई मछली को रख देता है। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है, ठीक है, और जिस पिंजरे में वो बंद होती है ना बिल्ली, उसमें एक लीवर लगा होता है। अगर उस लीवर पे पैर पड़ जाए या फिर उसको दबाए कोई भी, तो वो गेट खुल जाता है, ठीक है, जिसमें से बाहर निकलते हैं। तो वो उसमें एक लीवर था, पर बिल्ली को थोड़ी पता था कि इसमें लीवर है, इस पे पैर रखूं या फिर कुछ करूं तो ये खुल के और मैं बाहर जा सकती हूँ। उसको नहीं पता था कुछ भी, ठीक है, पर वो भूखी थी बहुत, और उसको वो जो बिल्ली को उस पिंजरे से बाहर वो मछली भी दिखाई दे रही थी, ठीक है, जो उसकी बाहर रखी गई थी। तो वहां पे एक लीवर होता है पिंजरे के अंदर, उस पर पैर पड़ने से गेट खुल जाता था। बिल्ली भूख के मारे झटपटाने लगी, क्योंकि उसे एक तो भूख लगी थी बहुत जोर से, और ऊपर से क्या था, पिंजरे के बाहर मछली रख दी थी, तो उसको उसकी जो उत्तेजना थी, ठीक है, अंदर जब आपको भूख लगे और आपके सामने कोई पिज्जा बर्गर रख दे, तो आपको कैसे लगेगा, आप उत्तेजित हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा किसी ना किसी तरह से मुझे ये, मैं इनको खा लूँ, ठीक है। तो वही प्रकार उसी तरह से उसको, बिल्ली को अंदर से फीलिंग आ रही थी। इधर उधर घूमती रही, ठीक है, इधर उधर घूमती रही, सोचती रही कैसे निकलूं, क्या करूं किसी तरह से। तो अचानक ही, ठीक है, अचानक ही सडनली ही उसका जो पैर था वो लीवर पे पड़ गया, जो लीवर लगा हुआ था जिसको दबाने से वो पिंजरा खुल जाता था, ठीक है। अचानक पड़ा उसका पैर तो, और फिर क्या हुआ, वो लीवर का खुल गया बटन, और वो क्या है, गेट से बाहर निकल गई, और बिल्ली जो है वो मछली उसको प्राप्त हो गई। एक प्रकार से उसका लक्ष्य था, उसको वो मछली चाहिए, और वो जैसे ही उसका लीवर पे पैर पड़ा वो बाहर निकल गई और उसने मछली को खा लिया। तो क्या होता है, गेट खुल जाता है और मृत मछली उस तक वो पहुंच जाती है। और यह
प्रयोग सिद्धांत बताता है। अब भाई ये जो उसने किया था थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग उस भूखी बिल्ली पर, तो ये प्रयोग ये सिद्धांत उसका क्या बताता है? उसका सिद्धांत यही बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे, क्योंकि बिल्ली को तो नहीं पता था, लेकिन वो प्रयास करती, वो चुप नहीं बैठी, उसे ये था मुझे निकलना है, ठीक है, भाग दौड़ उछल कूद वो पिंजरे के अंदर करती रही, प्रयास करती रही, त्रुटियां होंगी, ठीक है, त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ नहीं, यानी कि हम सीख ही जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपने एस्टेट का एग्जाम दिया, पहली बार आपने एग्जाम दिया होगा, तो क्या है, आपको एग्जाम दिया बट आपको सफलता नहीं मिली। पर सफलता नहीं मिली इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने कुछ सीखा नहीं, आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत चीज़ें आपने कवर कर ली, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बहुत सारा सिलेबस कवर कर लिया, आपको सिलेबस पता चल गया, आपको ये पता चल गया एग्जाम का पैटर्न क्या था, क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, टाइम के अकॉर्डिंग पेपर कैसे करना था, मेरा टाइम की वजह से नहीं हो पाया, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक था जिसमें मेरा अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, तो बहुत सारी चीज़ें मतलब ये है आपको सीखने को मिल गई, ठीक है। तो यही होता है, गलतियां तो की आपने, एग्जाम नहीं हो पाया, किसी ना किसी में टाइम की प्रॉब्लम से, ठीक है, अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाए, किसी सब्जेक्ट आपका कमजोर रहेगा उस पर फोकस नहीं कर पाए, आपने गलतियां तो की, लेकिन त्रुटियां होंगी, ठीक है, कोई भी आप कार्य करोगे गलतियां होंगी, अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, बट आपको हिम्मत नहीं आनी है, नेक्स्ट बार एग्जाम फिर देना है, ठीक है, और थोड़ी मेहनत करनी है, चीज़ों को अपनी गलतियों से आपको समझना है कि आपको कहाँ फोकस करना है, आपको कंटिन्यूसली लगे रहना है चीज़ों पर, एक ना एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाओगे। और यही सिद्धांत दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने, ठीक है, यही सिद्धांत दिया था। बिल्ली कोशिश करती रही, उछल कूद करती रही, उसे नहीं पता था, ठीक है, मुझे कोई निकालेगा, बट वो लगी रही अंदर, और उसका अचानक से बटन पे पैर पड़ गया और वो आज़ाद होकर उसने अपनी बिल्ली को, मतलब मछली को प्राप्त कर लिया, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो ये था थॉर्नडाइक का नियम, ठीक है। और चीज़ें पढ़ लेते हैं थॉर्नडाइक से रिलेटेड जो कि एग्जाम में आएंगी। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे, जो कि नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। मुख्य नियम, ठीक है, अभ्यास का नियम इन्होंने दिया था, तत्परता का नियम दिया था, प्रभाव का नियम दिया था। मतलब कि थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। पहला जो नियम था इनका मुख्य नियम था, और जो सेकंड नियम था वो था गौण नियम। मुख्य नियम में भी 3, ठीक है, 3 प्रकार से था मुख्य नियम, और गौण नियम जो था वो आपका 5 प्रकार से था। पहले हम जो मुख्य नियम थे उसके तीनों प्रकार पढ़ेंगे, फिर आपके जो गौण नियम रहेगा उसके हम पांचों प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए, मुख्य नियम, गौण नियम। मुख्य नियम 3 प्रकार था, और जो आपके गौण नियम थे वो 5 प्रकार के थे। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या है, हेडिंग लिखी है, इनको एक्सप्लेन मैं अच्छे से करूँगी, ठीक है। देखो एक चीज़ और बता दूँ, बहुत से स्टूडेंट पीडीएफ मांगते हैं, टेलीग्राम को यूज़ कर लेना, वहाँ पे मैं वीडियो डाल दूंगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को कमेंट करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे कहेंगे तो मैं उसको पीडीएफ को वहाँ पे डाल दूंगी। सब बच्चों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, तभी आपके लिए पीडीएफ जो रहेगी यूजफुल रहेगी। जब आपको पता होगा तो आप उससे बेटर रिविजन कर पाओगे, ठीक है। देखो अभ्यास का नियम क्या कहता है, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। यह नियम बताता है अभ्यास का कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उसे हम उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। मतलब किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, अब आप ही देख लो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार में आपको जो है, जैसे आपने अपना 100% दिया, 100% में से आप 50% सीख पाओगे, लेकिन जो सेकंड बार रहेगा उसमें आप 70-80% तक, अगर आप 3 बार इस वीडियो को देख लेते हो तो ये चीज़ें आपको इस तरह से रट जाएंगी कि यहाँ से तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, अभ्यास बहुत जरूरी होता है, किसी भी चीज़ का आपको रिविजन करना है। अब जैसे एग्जाम टाइम है तो आपको चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करना है सिर्फ, ठीक है। जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, नई चीज़ों से अच्छा है जो चीज़ें आपने कर ली है, जो सिलेबस कवर किया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिविजन करना है, अभ्यास करना है। तो यही होता है अभ्यास का नियम, ठीक है। उसके बाद तत्परता का नियम, तत्परता का नियम समझाती हूँ क्या रहेगा भाई। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे, ठीक है, जितने हम तत्पर रहेंगे उसे हम उतना ही जल्दी सीखेंगे, ठीक है। हमको तत्पर रहना है, ठीक है, उस काम को करने के लिए हम जितना तत्पर रहेंगे, जितना उसके साथ अपने फोकस के साथ, ठीक है, उस एग्जाम पे टारगेट बना के आप अपना टारगेट बनाओगे, तत्पर रहोगे किसी कार्य को करने के लिए, तो उसको उतना ही अच्छे से सीख पाओगे। तो ये अभ्यास का नियम हो गया और तत्परता का नियम हो गया। ये जो नियम है मुख्य नियम में आते हैं, और ये नियम दिया था थॉर्नडाइक ने, 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम और गौण नियम। उसके बाद आता है जो आपका मुख्य नियम का रहेगा लास्ट, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, इंग्लिश में बता दूं भैया आपको, लॉ इफेक्ट प्रभाव के नियम को कहते हैं।
इसमें था, यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक होगा तो सीखना तीव्र हो जाएगा, यदि सीखना असंतोषजनक होगा तो सीखना असंभव नहीं होता। ठीक है, थॉर्नडाइक ने इस नियम में जो है पुरस्कार और दंड का महत्व भी दिया था। तो मैं आपको अच्छे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक होगा, देखो अगर आप जो है सीखना संतोषजनक है, आपको जो इन्वायरमेंट है वो अच्छे से मिल रहा है, आपको जो है सपोर्ट कर रहे हैं फैमिली वाले, तो क्या है आपका सीखना भी संतोष, आपका मन भी होगा, या फिर आपको मटेरियल अच्छा मिल रहा है, ठीक है, आपको चीज़ें पता है, या फिर आपका जो भी घर में माहौल है उसके हिसाब से, तो आपका सीखना संतोषजनक होगा। यदि सीखना असंतोषजनक होगा, ठीक है, आप जो है अब किसी भी तरह से लगा लो, घर में कोई वैसी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर आपको कोई बीमारी से आप ग्रस्त हो, तो वे क्या है असंतोष होगा सीखना। ठीक है, आप उस तरह से अपने मेंटल लेवल से जिस तरह से आप प्रिपेयर होने चाहिए, इस तरह से आप चीज़ों को नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो सीखना असंभव हो जाता है। देखो, थर्ड हम करते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है भाई? यह नियम बताता है कि यदि सीखना असंतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। संतोषजनक होगा तो सीखना तीव्र होगा। मतलब कि अगर आप कुछ कोई चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट अच्छा मिला है, आपको फैमिली अच्छी मिली है, और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ों आपको बता रहे हैं, ठीक है बेटा कोशिश करो, हिम्मत करो, आप जरूर सफल होंगे, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो क्या है आपके सीखने का और मन होगा, आपका पढ़ने का और मन होगा। ठीक है, आपको टीचर सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका संतोषजनक क्या रहेगा, प्रभाव पड़ेगा आपकी पढ़ाई पे। यदि आपका असंतोषजनक आपका वो रहेगा, ठीक है, घर में आपको इस प्रकार से कोई खुश नहीं है आपके पढ़ने लिखने से, या फिर आपके घर की जो पारंपरिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है, या फिर आपके जो है शारीरिक रूप से अच्छे नहीं है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपके पढ़ने पे, अपनी चीज़ों पे सीखने पर आपको असंतोषजनक प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड का महत्व भी दिया था। जैसे कि अगर बच्चे को पुरस्कार देते हैं तो वो आगे और कोशिश करता है और बेटर करने की कोशिश करता है। यदि बच्चे को दंड दिया जाए तो क्या है, वो और डर जाएगा, और उसको चीज़ने की जो सीखने की जो गति रहेगी और वो धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ता है। चीज़ें, पुरस्कार अगर बच्चों को दोगे, शाबाशी बच्चों को दोगे, मोटिवेट बच्चों को करोगे, तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। लेकिन अगर डांटोगे, दंड दोगे, बच्चे को पनिशमेंट करोगे, तो वो चीज़ें को नहीं सीख पाएगा। तो यही होता है प्रभाव के नियम में। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, प्रभाव पड़ता है चीज़ों से। ठीक है, सीखना संतोषजनक हो जाता है अगर आपको सारी चीज़ें अच्छी हो आपके साथ। अगर आपके साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट की वजह से, पेरेंट्स की वजह से, किसी की भी वजह से, तो आपका सीखना जो रहेगा असंतोषजनक हो जाएगा। तो प्रभाव के नियम में ये सारी चीज़ें रहेंगी। गौण नियम था जो सेकंड नियम दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। इसमें क्या है, फर्स्ट जो है आपका मनोवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, मनोवृत्ति का सिद्धांत 5 नियम दिए थे, गौण नियम में 5 पॉइंट आएंगे। ठीक है, फर्स्ट रहेगा मनोवृत्ति का सिद्धांत। मनोवृत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? यह नियम हमें बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीख पाएंगे। अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को हम कम सीख पाएंगे। मनोवृत्ति का नियम ये कहता है कि किसी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति रहेगी, जितना हम पॉजिटिव रखेंगे अपने आप को, ठीक है, जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे किसी भी काम को करने के लिए, तो उस काम को उतना ही अच्छे से सीखोगे। जब आप रखोगे, आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो कि मैंने जितना सिलेबस अपना पढ़ा है, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं वो सफिशिएंट हैं, ठीक है, तो आपका क्या रहेगा, और अच्छे से आप अपने काम को कर पाओगे और अच्छे से आप चीज़ों को सीख पाओगे। अगर आप नेगेटिविटी के साथ करोगे कि मैंने तो इतना सारा पढ़ लिया लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं क्या कर पाऊंगी, मेरे तो ये नहीं हुआ, मेरे तो वो नहीं हुआ, मतलब टेंशन आप रखोगे करने के बाद भी, तो आपके क्या है, जो चीज़ें आप नई लेवल की जो नई चीज़ें सीख रहे हैं उनको भी नहीं कर पाओगे, मतलब आती हुई चीज़ें भी एग्जाम में गलत कर दोगे। तो यही होता है, पॉजिटिविटी आपको रखनी है एग्जाम से पहले, अपने आप को नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव विचारों से अपने आप को दूर रखना, अपने आप को जो है पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो यही होता है, ये नियम बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति रहेगी, हम अंदर से पॉजिटिव रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उस काम को सीखेंगे। ठीक है, अगर अभिवृत्ति आपकी कम रहेगी, नेगेटिविटी आप में ज़्यादा रहेगी, तो उस काम को आप कम सीख पाओगे। तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव वे के साथ आपको चीज़ें ग्रहण करनी है। आंशिक नियम क्या कहता है भाई? आंशिक नियम कहता है, इस नियम के अनुसार हम पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो अधिक सिर्फ है भाई ये, ठीक है, सिर्फ नहीं है भाई, सिर्फ व सरल रूप से सीख जाएंगे। क्या कह रहा है ये नियम? आंशिक नियम। ठीक है, ये कह रहा है जैसे कि आपने ये नियम ये कह रहा है कि पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो सिर्फ
क्या है, शीघ्र व सरल रूप से सीख जाएंगे। मतलब कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि एचटेट का एग्जाम है, ठीक है, आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया, अपने अकॉर्डिंग आपने जो आपने स्ट्रेटजी बनाई थी उसके हिसाब से आपने पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, एक हफ्ते से पहले या फिर जैसे कि एक हफ्ते के लिए मैं बता दूँ, एक हफ्ते में आपको ये करना है कि आज मुझे अपना ये सब्जेक्ट क्लियर करना है। जैसे कि CDP साइकोलॉजी ले ली, किसी भी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, या फिर मेरी PDF प्ले लिस्ट आपने ले ली कि आज मैं मैडम की प्ले लिस्ट पूरी कर लेता हूँ, नोट्स से कर लेता हूँ, और जो भी क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस वो लगा के देखता हूँ। तो आपने टारगेट बना लिया, ठीक है, आज छोटे मतलब आज का एक दिन का टारगेट था, आपने पूरा कर लिया। फिर नेक्स्ट डे आपने इसी तरह से हिंदी कवर कर ली, नेक्स्ट डे आपने अपना सब्जेक्ट पे फोकस कर लिया, इंग्लिश कर ली, उसी तरह से रीजनिंग कर ली। एक हफ्ते तक आपने ये सारी चीज़ें कर ली। फिर आपका एक दिन बचे, उसमें आप क्या है बहुत अच्छे से मतलब एक एक दो दो घंटा किसी सब्जेक्ट को दो, और अपना पूरी रात सोने के बाद अपना एग्जाम देने जाओ। तो मतलब ये है, छोटा छोटा टारगेट आप जब रखोगे, छोटे छोटे भागों में विभाजित करके किसी कार्य को करोगे, तो वो और अच्छा पॉजिटिव लाएगा, ठीक है, पॉजिटिविटी आपके अंदर लाएगा, और अच्छे से सिर्फ मतलब शीघ्र और सरल रूप से आप चीज़ों को कवर कर पाओगे। तो ये तरीका होता है, और ये आंशिक क्रिया भी होता है, इसका जो है प्रभाव भी पड़ता है। तो ये सीखने की ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। छोटे छोटे मतलब अपने टारगेट छोटे छोटे बनाओ, छोटे छोटे भागों में अपने सिलेबस को करो, और अपने अच्छे से उसको कवर करो। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद है भाई आत्मीकरण का नियम, ठीक है। आत्मीकरण का नियम, ये नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना, ऐसे लिखना है ये, ठीक है। आत्मीकरण, ये नियम, इस नियम के अनुसार हम नवीन नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर, ठीक है, उसे स्थायी बना लेते हैं। यहाँ पे सफाई लिख दिया है, ये स्थायी हो, ठीक है, स्थायी होता है। तो ये क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान, जो नया ज्ञान आपके पास है, उसको अपने पूर्व ज्ञान से मतलब जो पुराना ज्ञान है उसके साथ कनेक्ट करके स्थायी करके इस अधिगम को अधिक सुगम और सरल बना लेते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे साइकोलॉजी, CDP साइकोलॉजी सीख रहे हो, ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल लेने दो, ये सीखो आप। जैसे कि आपने यहाँ पहले आपने क्या स्कूटी सीख ली, ठीक है, स्कूटी के बाद जब आप कार सीखोगे तो क्या रहेगा, आप जो पहला ज्ञान था आपका, ठीक है, वो ज्ञान आपके जो नया ज्ञान आप लोगे उसमें आप उसको जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे, और अधिक सुगम और सरलता से चीज़ों को सीख पाओगे। जैसे कि उसमें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, केयरफुली ड्राइविंग करनी पड़ती है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे भी ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये होता है, पहले ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ के करोगे तो अच्छी तरह से सरल और सुगमता से चीज़ों को सीख जाएंगे। जैसे कि साइकिल सीखते हैं तो फिर स्कूटी ईजिली सीख लेते हैं, ठीक है। तो पहला ज्ञान काम आ रहा है सीखने में, और उसको अच्छे से सरल और सुगम तरीके से आप कर पा रहे हो, तो ये इससे आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है सहचर्य क्रिया का नियम। सहचर्य क्रिया का नियम क्या कहता है, भाई ध्यान से सुन लेना। सहचर्य क्रिया का नियम, इस नियम का अभिप्राय यह है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थितियों में उसी प्रकार करना सहचर्य क्रिया होता है, ठीक है। जो आपने पहले क्रियाएं की थी, पहले जो आपने की थी वो क्रियाएं परिस्थितियों में भी उसको उसी प्रकार से करो, वो आपका सहचर्य क्रिया हो जाएगा। जैसे आपने चीज़ें सीखी और उनको ऐसे ही आगे दोहराओ तो सहचर्य क्रिया का नियम हो जाएगा। बहु प्रतिक्रिया, ठीक है, बहुत नहीं है ये, बहु प्रतिक्रिया है लास्ट वाली। इसमें क्या कहा है, इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं। ये नियम ये कहता है जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो जो अनेक प्रतिक्रियाएं होती हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है, अनेक प्रतिक्रियाओं के अकॉर्डिंग हम प्रयास करते हैं, तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि हमको मालूम हो जाती है। मीन्स ये है, इस नियम के अनुसार हम नया कार्य जब सीखते हैं, ठीक है, और उनके प्रतिक्रियाओं पर प्रयास करते हैं, चीज़ों हम प्रयास करते हैं, तथा उसके बाद उस कार्य को करने की हमको सही विधि आपको मालूम हो जाती है। अब जैसे कि आप प्रयास कर रहे हो, स्टेट के एग्जाम में आपने सिलेबस पढ़ रहा है, तो आप आपने इस बार नहीं कर पाए, ठीक है, किसी वजह से कोई बच्चा नहीं कर पाया, तो इतनी तैयारी करने के बाद आज आप एग्जाम से 1 से 2 नंबर से अगर रह जाते हो, ठीक है, ये एग्जाम्पल से भाई माइंड मत करना, रह जाते हो, तो नेक्स्ट ईयर अगर आपने ये चीज़ें तो आपको आ गई, नेक्स्ट ईयर थोड़ी मेहनत और आप कर लेते हो तो उसके बाद क्या है 90 क्या आप 100+ चीज़ों को कर जाओगे, ठीक है, इतना स्कोर आप कर जाओगे। तो यही होता है जब आप इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं प्रयास करते हैं, तो उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि आपको मालूम हो जाएगी, ठीक है। आपको इतना कुछ मालूम पड़ जाएगा, ना सिर्फ आप खुद एग्जाम पास करोगे, दूसरों का भी करवा दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, उस कार्य को करोगे तो आपको क्या है नई चीज़ें, नई सही विधि आपको मालूम पड़ जाएगी कि ये कार्य कैसे किया जाता है, एग्जाम के क्रैक के कैसे किया जाता है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, किन चीज़ों में हमको सुधार करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है, किस सब्जेक्ट को कहाँ से पढ़ना है, चैनल से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, सारी चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी, नेक्स्ट टाइम अगर आप कहोगे, ठीक है, तो आप
जो है मार्क्स और अच्छे बेटर ला पाओगे। तो ये चीज़ें होती हैं, जब सही विधि मालूम हो जाती है तो उस काम को और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। जो थर्ड नियम रहेगा आपका वो रहेगा पावलोव का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे भी जरूर आता है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब इसको पढ़ते हैं भाई अच्छे से। आई होप कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे। अच्छा, पावलोव का सिद्धांत पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ध्यान रख लेना भाई, ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, कौन थे ये? रूस के मनोवैज्ञानिक थे, रूसी मनोवैज्ञानिक इनको कहा जाता था। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे ये कट गया है, यहाँ पे बढ़ ये कर लेना, नोवेल इनको 1904 में, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, मतलब ये 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो किस मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपके पावलोव को। ठीक है, किया गया था कौन से सन में? 1904 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये रूसी मनोवैज्ञानिक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया था, 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। इनके अनुसार ये कहते हैं, ठीक है, पावलोव कहते हैं कि इनके अनुसार उत्तेजना, ठीक है, उत्तेजना के पैरेलल, ठीक है, उत्तेजना के पैरेलल है भैया। अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दें जो आपकी उत्तेजना होती है उसके पैरेलल, ठीक है, उसके अपोजिट, यहाँ पे कोई सिग्नल निर्धारित कर दें तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, जितना समान मतलब प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पे करता है। ठीक है, इसके इन्होंने जो आपका प्रयोग दिया था कुत्ते पर, उससे आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे कि ये कहना क्या चाहते थे। ठीक है, इसलिए इनका प्रयोग आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाएगा कि आपके जो पावलोव थे इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग किया था। और थॉर्नडाइक ने किस पे किया था? भूखी बिल्ली पे। अभी अभी किया था ना भाई। आंसर, अब मैं क्वेश्चन पूछूँ तो आंसर दे सकते हो ना आप? हाँ, तो यही होता है भाई। ठीक है, और उसके बाद क्या था आपका? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। जो नेक्स्ट आएंगे उनको भी बताते हुए, तो इनके प्रयोग भी ध्यान रख लेना, इन्होंने किस तरीके से और किस चीज़ों पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो ये कह रहे थे कि इनकी उत्तेजना, अगर किसी की उत्तेजना को बढ़ाया जाए, उसके पैरेलल कोई सिग्नल निर्धारित कर दिया जाए। सिग्नल क्या है, पैरेलल क्या है, सारी चीज़ें इनके ही प्रयोग से हम समझ पाएंगे। अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। देखो, पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। इन्होंने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। ठीक है, एक पिंजरा ले लेते हैं ये, और उसमें उस कुत्ते को भूखा रखते हैं। उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, वो कुत्ता भूखा था, उसको पिंजरे में बंद कर दिया, फिर भूखा कुत्ता और उसको खाना दे दिया। तो खाने को देख के कुत्ते को मुंह में लार आएंगी, स्वाभाविक है। ठीक है, जो है टपकना शुरू हो गया। जब वो कुत्ते को खाना देता तो खाना देने से पहले वो एक घंटी बजा देता। डेली वो यही करता। ठीक है, भूखा रखता कुत्ते को, और जब उसको खाना लेके आता उससे पहले इस घंटी को बजा देता। तो कुत्ता क्या था, उस घंटी के प्रति ये हो गया कि हाँ, घंटी बज गई, अब मुझे खाना मिल जाएगा। ठीक है, कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी उसको खाना मिलेगा। जैसे ही घंटी बजती तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी स्टार्ट हो जाती। ठीक है, तो उसकी उत्तेजना बढ़ने लगती। घंटी के बजने से उसे खाना दे के, जब क्या था, खाना उस भूखा था, खाना उसे दिखाया तो उसके लार टपकने लगी। लेकिन धीरे धीरे से क्या, घंटी को पहले बजाते और बाद में खाना देते। तो क्या हुआ, कुत्ते के साथ घंटी बजती और लार टपकना स्टार्ट हो जाती, क्योंकि उसे लग गया था पता कि घंटी बज गई है, खाना आ जाएगा। तो ये था क्या, उसकी उत्तेजना बढ़ने लगती। ठीक है, उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही थी। पहले जो उसकी उत्तेजना थी वो कैसे बढ़ रही थी भाई? उसकी उत्तेजना बढ़ रही थी खाने से, भोजन से। ठीक है, लेकिन अब क्या था, घंटी से ही उसकी उत्तेजना बढ़ने लगी, क्योंकि उसको पता था घंटी बज रही है, उसको खाना मिल जाएगा। इसी तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। ठीक है, संबंध बन जाता है कि घंटी बजेगी, उसको खाना मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद समझते हैं कि आगे स्टेजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, जिनका पावलोव का सिद्धांत था उसकी स्टेजेस समझते हैं। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या था भाई? उद्दीपक सामान्यीकरण, ध्यान से सुनना। तो उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है भाई? ध्यान से समझना। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टूमस के प्रति, अनकंडीशनल स्टूमस क्या था भाई? घंटी थी। ठीक है, घंटी तो थी। पहले जो था भोजन था, लेकिन बाद में घंटी बजाते उसी से उसको लार आने लगती। तो अनकंडीशनल स्टूमस आपका क्या हो जाएगा? घंटी हो जाएगी। कि प्रतिक्रिया सीख लेता तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपन उसमें उसके प्रति रिस्पॉन्स करने लगते। ठीक है, वो जो रिस्पॉन्स कर रहा था वो थी लार। ठीक है, जो रियल खाना था उसके आने पर लार आती थी। लेकिन क्या था, उद्दीपक सामान्यीकरण में ये हुआ कि जो अनकंडीशनल स्टूमस थी, जिसकी घंटी थी, उसके बजने से ही उसको लार आनी स्टार्ट हो गई थी। ये चीज़ थी। ठीक है, अलग अलग घंटियों की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपक आने शुरू कर देता था। तो ये होता है अनकंडीशनल स्टूमस। वो तब करेगा जब उसने उसके प्रति क्या था, रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया था। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा। तो ये रहेगा आपका उद्दीपक सामान्यीकरण। क्या था, अनकंडीशनल चीज़ों के प्रति भी कुत्ता जो था
रिस्पॉन्स कर रहा था, ठीक है। किसी भी कोई भी घंटी बजाओ, उस जैसी घंटी जिसको उसको खाना दिया जाता था, ऐसी कोई घंटी बजाओगे तो कुत्ते को लार आएगी। तो ये चीज़ होती है उद्दीपक समानीकरण में, अनकंडीशनल स्टिमुलस इसमें होता था। तो नेक्स्ट आएगा आपका विलोपन। विलोपन में क्या हुआ, विलोपन में समझते हैं ध्यान से। देखो, अगर कंडीशनल स्टिमुलस क्या रहेगा, आपका भोजन था, ठीक है, और अनकंडीशनल स्टिमुलस आपकी घंटी थी। अब ये यहाँ पे कह रहा है, अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान न करें तो कुछ समय बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा। अब क्या था यहाँ पे विलोपन अगर पूछा जाए तो उसमें आपको ये था, जैसे कि पहले जो कुत्ता था उसको कंडीशनल स्टिमुलस दिया, उसके बाद अनकंडीशनल घंटी बजा के उसे दिया जाने लगा, तो वो अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्या था, उसे ये था घंटी बजेगी तब उसको खाना मिलेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर अनकंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस ना दिया जाए, डायरेक्ट भोजन उसको दे दिया जाए, किसको, कुत्ते को, ठीक है। अब यहाँ पे घंटी ना बजाई जाए तो क्या रहेगा, कुछ समय के बाद रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा, वो भूल जाएगा घंटी को। अब उसके प्रति जो है उसको खाना दिखाएंगे तभी उसको लार आएगी, तो विलोपन वो चीज़ खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक बार उसने प्रयोग कर लिया, घंटी के बाद उसको खाना दिया जाने लगा, फिर उसने घंटी ना बजाई डायरेक्ट खाना दिया, तो घंटी का जो रिस्पॉन्स था उसका लार आने का वो छोड़ देगा, और कुछ समय बाद ये चीज़ें उसकी छूट जाएंगी। जैसे ही घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना दिया जाए तो कुत्ते को लार आनी बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, अब उसको लार नहीं आएंगी, अब वो भूल गया कि घंटी के बाद खाना नहीं मिलता, उसे डायरेक्ट ही मिल जाता है। तो ये होगा विलोपन। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। उद्दीपक समानीकरण क्या रहेगा आपका, अनकंडीशनल स्टिमुलस जिससे लार आएगी उसको, और विलोपन ये चीज़ खत्म हो जाएगी अगर उसको क्या है, खाना उसके बाद ना दिया जाए तो। विभेद, इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड अदर स्टिमुलस के बीच भी अंतर करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति हो, कोई जानवर हो, कोई भी हो, ठीक है, इसमें ये होगा कि इसमें ओरिजिनल जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, ठीक है, और अदर स्टिमुलस हो गया, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं और जो आपके अदर स्टिमुलस हो गए, उनके बीच अंतर वो समझ जाएगा, डिफरेंस सारी चीज़ें। जैसे कि बहुत सारी घंटियाँ बजने के बाद बावजूद भी कुत्ता यह पहचान जाएगा कि किस घंटी की आवाज़ के बाद ही खाना मिलेगा, ठीक है। उसे पता चल जाएगा कि ओरिजिनल घंटी कौन सी है, इस घंटी की आवाज़ को ही वो पहचान लेगा कि ये वाली घंटी बजेगी ना, जब वो वाली घंटी बजेगी तभी खाना आएगा, या फिर उसके सामने कोई भी घंटी बजा लो, उसे पता रहेगा, उसको लार नहीं आएंगी कि इस घंटी के बाद खाना आएगा, ठीक है। तो ये रहेगा अंतर, वो समझ जाएगा रियल चीज़ में और अनरियल चीज़ में। तो ये चीज़ें होती हैं विभेद में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं BF स्किनर, ठीक है। BF स्किनर मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है भाई इनका BF स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था इन्होंने, BF स्किनर ने दिया था क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट BF स्किनर पे यहाँ पे टॉपिक पे पहुँच गया है, अभी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत कुछ होता है, मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है, ठीक है। जो चीज़ें बची हुई हैं वो भी मैं आपको कवर करा दूंगी। जैसे कि मैं सोच रही हूँ अभी 10 नंबर की आपकी मैथ, उसके लिए वीडियोज डाल दूँ प्रीवियस क्वेश्चन की। अगर आप कहोगे तो आपकी जो इंग्लिश होती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करा दूंगी, क्योंकि अब इतना समझ नहीं है कि सारी चीज़ें डिटेल में करवा पाऊँ। लेकिन हाँ, जैसे कि मॉडल्स हो गए, ठीक है, मॉडल्स से क्वेश्चन आता है, आर्टिकल से आता है, नरेशन से क्वेश्चन आता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक मैं एक ही वीडियो में आपको करा दूंगी, अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए PDF बना के आपको करवा दूंगी, ठीक है। इसी तरह से मैथ्स मैं आपको कराने की कोशिश करूंगी, जो 10 नंबर का मैथ आता है। बाकी मैंने हरियाणा जीके, रीजनिंग, CDP साइकोलॉजी, ठीक है, और आपकी हिंदी लगभग आपकी कवर करा दी है। हिंदी की एक वीडियो और आने वाली है, मैराथन रहेगी, एक मैंने डाल दी है। इन्हीं 2 वीडियो से आपकी कंप्लीट हिंदी व्याकरण हो जाएगी, ठीक है। एक वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें कंप्लीट पर्यायवाची शब्द रहेंगे, कंप्लीट आपके अलंकार वो रहेंगे, ठीक है, मुहावरे रहने वाले हैं, कंप्लीट आपकी मतलब जितने भी आपके पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द, शुद्ध शब्द, ठीक है, अशुद्ध शब्द से शुद्ध शब्द कैसे बनाते हैं, उसी तरह से सारे आपके मिलने वाले हैं। तो कंप्लीट देखना वीडियो को, आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि 1-1 नंबर के क्वेश्चंस वहाँ से भी जरूर पूछे जाते हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर किया करें वीडियो को, उससे क्या है बहुत मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा अच्छा मेरे अंदर से फीलिंग आती है कि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाएं, और अपना जो है अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। तो चलिए BF स्किनर करते हैं। इन्होंने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इसको कहते हैं, इंग्लिश में ध्यान रख लेना। सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के रहने वाले थे ये, ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, BF स्किनर के द्वारा किया गया। कौन से सिद्धांत का, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत का। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं इस टॉपिक में वो मैं बता देती हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ की भाई इसके नाम, ठीक है,
इन्हीं नामों से जाना जाता है वीएफ स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत। ये नाम नहीं भूलने हैं, क्योंकि एग्जाम में इन नामों से क्वेश्चन आ जाए और आपने कहोगे कि मैम आपने तो ये चीज़ें पढ़ाई नहीं, हमारा तो ये निमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत आया था और आपने तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत कराया था। तो भाई एक ही नाम से के नाम, जैसे कि मैंने अल्बर्ट बंडूरा कहा, मॉडलिंग के नाम से आ सकता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के नाम से आ सकता है। तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से सिद्धांत कितने नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट करा रही हूँ, बस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। टाइम आपके पास है तो आप 2 बार चीज़ों को देखिए, समझिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। मैंने सारी ही मटेरियल लिया है, सारी ही चीज़ें प्रोवाइड की हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से चीज़ें नहीं आएंगी। यहाँ से मैं बता दूँ 30 नंबर का तो नहीं, लेकिन 25 से कम भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सारी ही चीज़ें हैं भाई, हमने भी यही पढ़ी हैं। और जो आपकी 2-4 बची हैं, जैसे कि आपका बच गया है, ठीक है, सेक्शन भी दिया, तो वो भी मैं आपको करा दूंगी। वो तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन से ही सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। इतनी नहीं पूछी जाती हैं इसमें एस्टेट के एग्जाम में, वो ज़्यादातर ना उसमें सीटेट में पूछी जाती हैं, ठीक है। वहाँ पे सेक्शन विधियाँ ज़्यादा आती हैं, आपकी पेडागोजी ज़्यादा आती है ना, इसलिए तो वहाँ पे कम आती है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि एग्जामिनर का मूड कुछ नहीं पता क्या पूछ ले, वो भी मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तो वहीं आपको वो हो जाएंगी, ठीक है। 1 नंबर की आएगी, बहुत ईजी तरीके से बता दूंगी, आपके ऑप्शन से ही वो क्लियर हो जाएंगी। तो निमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसको कहा जाता है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत को। कार्यात्मक प्रतिबंधितता का सिद्धांत आपका क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत को। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत को। और अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत भी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत को। तो ये अन्य 4 नाम भी ध्यान रखने हैं आपको क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत का, ठीक है। चारों नाम ध्यान रखने हैं, एग्जाम में घुमा देगा एग्जामिनर, तो फिर मत आके कहना कि मैडम आपने तो ये कराया नहीं था। और चैनल से जुड़े रहना भाई, पेपर के बाद कभी चैनल को ही भूल जाओ। और जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कराने वाली हूँ भाई। जितने भी क्वेश्चन 2021 में आए थे ना, आपके जितने भी क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगी आपको, थ्योरी भी करा दूंगी साथ में और क्वेश्चंस भी करा दूंगी। 120 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे। एस्टेट में तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरा चैनल भी नया है, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। एक्टिव होने में बहुत टाइम लगता है, तो मुझे बहुत कम टाइम मिला था। लेकिन सीटेट के लिए लगभग चीज़ें, जिन बच्चों ने एस्टेट दिया था, जो सीटेट देंगे, उनके लिए तो लगभग सारी चीज़ें हो ही गई हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट नया हो वो भी टेंशन ना लेना, ठीक है। बहुत अच्छी तैयारी करने वाले हैं, कि चीज़ आपको उंगलियों पर रटवा दूंगी अगर आप चैनल से जुड़ते हो। तो इस बार सीटेट भी पार, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, बीएफ स्किनर सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया था। किस पे? अनुक्रिया पर, मतलब क्रियाओं पर जोर दिया था, इसलिए इसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। क्रियाओं पर जोर दिया, अनुक्रियाओं पे, तो इसलिए इसको क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत कहा गया। बीएफ स्किनर ने जो पहला प्रयोग किया था चूहे पर, तथा उसके बाद कबूतर पर किया। दोनों प्रयोग ध्यान रखने हैं, पहले प्रयोग किया था वो चूहे पे किया था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में जो पूछा जाता है। पर दूसरा सिर्फ यही पूछेगा कि उन्होंने, या तो ये पूछ लेगा कि बीएफ स्किनर ने किस किस पे प्रयोग किया, तो चूहे और कबूतर आएगा ऑप्शंस में, तो वो टिक कर देना, ठीक है। पहला प्रयोग पूछेगा तो चूहे पर, दूसरा प्रयोग पूछ ले तो कबूतर पे, दोनों पूछ ले तो दोनों टिक कर देना। एग्जाम में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे ये चीज़ें सिर्फ ये नहीं कि पढ़ लिया, यहाँ चीज़ें समझनी है कि किस पे प्रयोग कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। और प्रयोग जो किया है उसकी डेफिनेशन क्या निकल के आएगी, तो ये सारी चीज़ें भाई डिटेल में पढ़नी पड़ेगी एस्टेट के एग्जाम में, ठीक है। सीटेट नहीं है, सीटेट में तो ये चीज़ें समझ लो और उसी से क्वेश्चंस निकाल लोगे अगर आप मोटा मोटा भी पढ़ते हो तो। बट एस्टेट में तो चीज़ों को घुमा के पूछता है, कंसेप्ट तो वही होता है, बस घुमा के पूछता है। एक बार कंसेप्ट सीख लिया तो क्वेश्चन में कैसे भी पूछ ले, ठीक है। एग्जामिनर भी तो इंसान ही होता है, पढ़ने वाला जैसे स्टूडेंट होता है, तो वो भी तो आपकी तरह ही होगा, कितना घुमाएगा। आप ही उन्हीं घुमाने से पहले, उसी घुमाने का जो क्वेश्चन है उसे पहले ही कर जाओ, कंसेप्ट को ऐसे ही घुमा के पढ़ जाओ, मतलब वो भी कैसे पूछ ले, ठीक है। तो ये तरीका होता है, उससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, जैसे जैसे एग्जामिनर पूछ सकता है हर एक टाइप से। ये लगा लो जैसे ये टॉपिक है, ठीक है, वीएफ स्किनर, तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आप पहले से निकाल लो, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। टाइम लगता है, बट मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराने की कोशिश कर रही हूँ, जितना मुझसे हो सक रहा है मैं कर रही हूँ। चीज़ें आपको पढ़नी है, ऐसा नहीं है 1 हफ्ते में भी आप जो है बाजी पलट सकते हो, क्योंकि कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि 7 दिन है तो 7 रातें भी हैं भाई। 1 हफ्ता मेहनत कर लो तो आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। तो इनका प्रयोग पढ़ते हैं बीएफ स्किनर का। इन्होंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, तो बॉक्स तो सभी लेते हैं, इन्होंने भी बॉक्स लिया। उसके बाद देखते हैं, उसमें एक चूहा बंद कर दिया, किसने? बीएफ स्किनर ने। बॉक्स में एक लीवर लगा था, ठीक है, एक लीवर लगा था उस बॉक्स में, उसमें एक छिद्र था, जब लीवर दबता तब खाना आ जाता। क्या था? बॉक्स लिया जिसमें चूहे को बंद किया, उस बॉक्स में एक लीवर था, उसमें एक छिद्र था, जब लीवर दबता, जब उस लीवर पे पैर पड़ता तो छिद्र से खाना आता था। तो ये सारी चीज़ थी उसमें। तो चित्र के द्वारा जब बच्चे, यहाँ पे चित्र तो मैंने नहीं लिया है, ठीक है,
तो देखो आपको ऐसे ही समझा दूंगी मैं। तो छिद्र था, जब लीवर दबता तो खाना आ जाता। वह चित्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। जब अचानक उसका पैर लीवर में लगा, ठीक है, जैसे बिल्ली का लगा था, तो उसके लिए उस छिद्र, ये छिद्र है भाई, छिद्र में से खाना आ गया। ठीक है, छिद्र था, एक लीवर था। जब लीवर पे पैर पड़ता तो उस छिद्र से खाना आता था। चूहे को भूख लगी थी, उधर उधर उछल कूद मचा रहा था उसमें, ठीक है, पिंजड़े में। तो जैसे उसका पैर पड़ा उस लीवर पे तो छिद्र से खाना निकल गया। तो उसके बाद उसने इसी क्रिया को दोहराया। अब चूहे को क्या था, वही मुझे तो खाना मिल गया क्योंकि मैंने उछल कूद की थी, तो वही क्रिया वो दोहराता, क्रिया दोहराता तो चूहे को खाना मिल जाता। तो चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसे खाना मिल जाता। तो इसी क्रिया को क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। मतलब कि जितनी हम क्रिया करेंगे उसी तरह से हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, पुनर्वलन, ठीक है, पुनर्वलन क्या होता है, रेनफोर्समेंट। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है उसे पुनर्वलन कहते हैं। ठीक है, पुनर्वलन उसको कहते हैं जो अनुक्रिया की जो संभावना को बढ़ा दे। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि आपको एस्टेट के बाद नौकरी दे दी जाएगी, तो आपकी जो क्रिया है वो दुगनी हो जाएगी। ठीक है, वो क्या एक प्रकार से आपका पुनर्वलन हो जाएगा, रेनफोर्समेंट हो जाएगा आपको। उस पुनर्वलन, उसी को क्या है, पुनर्वलन कहा जाता है। ठीक है, जिससे क्या है, आपकी अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाए, कि आपको लगेगा कि भाई एक पेपर से नौकरी मिल रही है, ये मौका जो है आखिरी बार मिल रहा है, तो आप दिन रात एक करके पढ़ोगे, जो आपकी अनुक्रिया होगी वो उसकी संभावना दुगनी हो जाएगी। ठीक है, दुगनी मेहनत से काम करोगे तो उसी को क्या कहेंगे, पुनर्वलन होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। और पुनर्वलन भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, पुनर्वलन दो प्रकार का होता है, वो बताती हूँ मैं आपको। एक तो सकारात्मक पुनर्वलन होता है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट उसको कहा जाता है। एक नकारात्मक पुनर्वलन होता है। ठीक है, पॉजिटिव में तो जैसे कि कोई कार्य करने के बाद भोजन पानी नौकरी दे दी जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट के बाद आपको नौकरी दे दी जाए, तो ये एक प्रकार से क्या है, सकारात्मक पुनर्वलन है आपके लिए। ठीक है, आपको नौकरी मिल जाएगी, आपके लिए सकारात्मक पुनर्वलन है। तो ये होगा, भोजन हो गया। ठीक है, कोई आपको चीज़ दे दी जाए, आप जैसे आपके पेरेंट्स बोल दिए जाए कि हाँ बेटा अगर तुमने सीट अटेस्टेड निकाली तो आपको मोबाइल दे दिया जाएगा, बाइक दे दी जाएगी। तो ये सारी क्या है, सकारात्मक पुनर्वलन होंगी। नकारात्मक पुनर्वलन क्या होगा, जैसे कि दंड देना, ठीक है, डांटना, फटकारना, कह दिया जाए कि तेरी शादी नहीं करेंगे, कभी शादी नहीं करेंगे, एस्टेट पास नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, एक आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो जाएगी आप सभी के लिए। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, जो एग्जाम्पल्स जो आपसे चीज़ें समझ पाए तो मैं वो यूज कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी। ठीक है, पुनर्वलन जिससे काम करने की संभावना बढ़ जाए, वो भी दो प्रकार के होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, सकारात्मक एक नकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक क्या है, जिसमें आपको नौकरी मिल जाए, प्रशंसा आपकी की जाए, तो ये क्या है, सकारात्मक है। जिसमें दंड वगैरह दिए जाए, डांट दी जाए, तो वो नकारात्मक पुनर्वलन है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। और पुनर्वलन की जो अनुसूची में आते हैं, ये दो आते हैं। ठीक है, वो होते हैं आपके सतत पुनर्वलन और आंशिक पुनर्वलन। इनको भी समझ लीजिए भाई, ये क्या चीजें हैं। सतत पुनर्वलन बता दूं आपको, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्वलन दिया जाता है। जैसे कि इसमें जब जब क्रिया होती है, ठीक है, तो जब जब आपने अच्छा काम किया तो जब ही आपकी तारीफ कर दी। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन सुनाया टीचर को, आपने टीचर ने तारीफ कर दी। ठीक है, आपने सेकंड क्वेश्चन सुनाया तो आपने फिर उस टीचर ने तारीफ कर दी। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, प्रत्येक हर सवाल पर बच्चे की तारीफ करना, ये होता है सतत पुनर्वलन अनुसूची। तो ये भी गलत होता है भाई। ठीक है, हर क्वेश्चन पे तारीफ नहीं की जाती। किसी ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन पे जहाँ टीचर को भी लगे कि इसका आंसर सब कोई नहीं दे सकता था, बच्चे ने दिया, तो उसको तब क्या मोटिवेट करें और उसको जो है पुनर्वलन दें। आंशिक पुनर्वलन क्या हो जाएगा, आंशिक पुनर्वलन समझिए क्या होगा, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्वलन नहीं दिया जाता। ठीक है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए। तो जैसे मैंने आपको बता दिया था, कुछ क्रियाओं पर दिया जाए। ठीक है, कि किसी क्वेश्चन पे ही टीचर के द्वारा कहा जाए कि हाँ बेटा तूने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वो तो होगा आंशिक पुनर्वलन। और सभी क्रियाओं, हर क्वेश्चन पे, हर क्वेश्चन पे, हर टेस्ट पे उसको क्या है, अच्छा बोल रहा है, उसको इनाम दे रहा है, पेन दे रहा है, कॉपी दे रहा है टीचर, तो वो सतत पुनर्वलन हो जाएगा। तो ये दोनों आपको ध्यान रखते हैं। सकारात्मक क्या रहेगा, नौकरी प्रशंसा हो गई कोई अच्छी सी, तो ठीक है, प्रशंसा हो गई बच्चे के लिए। नकारात्मक दंड दे दिया, डांट दे दिया। सतत क्या है, हर कार्य पर पुनर्वलन देना। आंशिक पुनर्वलन क्या है, किसी एक ही मेन चीज पे ही आपको पुनर्वलन दिया जाए। देखिए, सभी सवालों की जगह कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर ही आपको मोटिवेट किया जाए, आपकी प्रशंसा की जाए। तो ये होता है आपका पुनर्वलन। ठीक है, आई होप कि आपने समझ ली होंगी चीजें। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत, सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है भाई, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ध्यान से सुनना कि क्या पूछा जाता है इसमें। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ कॉलर। तो गेस्टावाद है ये भाई। ठीक है, आज इसमें कुछ नहीं है। गेस्टावाद का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, इनसाइट थ्योरी कोहलर, गेस्टावाद का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसका नाम है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत,
किसने दिया था? गेस्टावादियों ने दिया था, ठीक है, जिसको इनसाइट थ्योरी ऑफ इनसाइट थ्योरी, कोहलर थ्योरी इसको कहा जाता है। क्या सिद्धांत था? अच्छे से पढ़ते हैं। गेस्टावाद शब्द जर्मन भाषा से लिया गया, ठीक है, इसका अर्थ आकृति की समग्रता अथवा संपूर्णता से है, ठीक है। गेस्टाद का जो शब्द था वो जर्मन भाषा से लिया गया था, जिसका अर्थ क्या है? आकृति और समग्रता, ठीक है, आकृति और समग्रता। आकृति समग्रता क्या होती है? सारी ही चीजें, किसी भी, जैसे कि आप कोई बाइक खरीदते हो तो बाइक के टायर भी चेक करते हो, ठीक है, मतलब उसमें सारी चीजें देखते हो, जैसे मोबाइल हो गया उसके फीचर्स भी देखते हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी भी देखते हो, कैमरा भी चेक करते हो, तो सारी ही चीजें देखना, समग्र रूप से उसको देखना ही आपका समग्रता, आकृति उसकी सारी चीज से आप परिपूर्ण करके ही चीजों को खरीदते हो, तो उसको ही कहते हैं समग्रता। हर चीज का क्या हो जाएगा? इसका अर्थ आकृति और समग्रता। तो गेस्टाल्ट शब्द का जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? समग्रता, संपूर्ण रूप से। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्दीमन, कोफका और कोहलर ने किया था, ठीक है। वर्दीमन ठीक लिखा है यहाँ पे, कोहलर भी ठीक लिखा है यहाँ पे। कोफका भाई आपका ऐसे लिखा जाता है, को आदि फे और का, ठीक है, कोफका और वर्दीमन। इस सिद्धांत के प्रतिपादक किया था इन तीनों ने, ठीक है, वर्दीमन, कोफका और कोहलर, ध्यान रखना है। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत देने का श्रेय कोहलर को ज्यादा जाता है, ठीक है। प्रतिपादक तो तीनों ही थे, लेकिन अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत का जो श्रेय था वो कोहलर को दिया जाता है। सूच का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है, ठीक है, संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। क्या? आपका सूच का सिद्धांत। संज्ञानात्मक चीजें क्या हो जाएंगी? जो माइंड से रिलेट करती हो, ठीक है, दिमाग से आप सोच समझ के कोई कार्य करते हो तो वो रहेंगी। किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया हुआ समाधान सूझ द्वारा होता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपकी जैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो क्या है, अचानक से आपको उसका आइडिया आ जाएगा कि इससे बाहर कैसे निकलना है, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? सूझ कहते हैं। किसी समस्या का अचानक से दिमाग में आया हुआ आइडिया ही आपका समाधान या सूझ द्वारा होता है। देखिए कोहलर का प्रयोग देखिए, इससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि इन्होंने क्या कहा था अपने सिद्धांत में। कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक बनमानुष पे किया था, एक चिपैंजी था, ठीक है, जिसको बनमानुष कहते हैं, उस पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। बनमानुष को एक खाली कमरे में बंद कर दिया और छत पर कुछ केले लटका दिए। देखो मैं एक आपको ना यहाँ पे चित्र बना के दिखाती हूँ, उससे आप जल्दी समझ पाओगे इस ड्राइंग से, ठीक है। यहाँ पे केले लटके हुए हैं, ये रहे छत पे केले, ये हैं केले। यहाँ पे एक चिपैंजी है जो बनमानुष है वो है यहाँ पे, ठीक है, हीरा, समझ लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको केले दिखाई दे रहे हैं, इसको भूख लगी है, और इसको क्या है, जब भूख लगी इसे को केले दिखाई दिए, बट इनको ये बहुत ऊंचे लटके हुए हैं, तो इसको कैसे क्या करे जो इसको केले को पकड़ पाए। तो देखो जैसे हमारे सामने कोई सिचुएशन हो जाती है तो आप सोचने लग जाते हो, और सोचते सोचते आपके दिमाग में कोई सूझ मतलब कोई आइडिया आ जाए, ठीक है। इसी तरह से इसके दिमाग में आइडिया आएगा, इसको नहीं पता, एक जो ये कोहलर होता है जिसका ये प्रयोग है, जो प्रयोग कर रहा है, वो यहाँ पे चुपचाप एक छड़ी रख देता है, ठीक है। तो जैसे ही बनमानुष को छड़ी दिखी, यहाँ पे चिपैंजी को छड़ी दिखी, तो इसके दिमाग में आइडिया आया, इसने छड़ी को उठाया और इसको केलों को छड़ी से उतारने की कोशिश करता है, लेकिन जो केले होते हैं बहुत ऊंचे होते हैं, छड़ी से भी हाथ नहीं आते हैं। फिर कोहलर जो है बॉक्स रख देता है, ठीक है, कोहलर क्या है, बॉक्स रख देता है कमरे में, ठीक है। तो फिर उससे उसको आइडिया आता है, वो बॉक्स रखता है, बॉक्स के ऊपर फिर एक बॉक्स रख के वो खड़ा होकर उस केले को तोड़ लेता है, तो उसको आइडिया लगाता है। तो वो क्या है, सारी चीजों का समग्र रूप से प्रयोग करता है, बॉक्स के ऊपर बॉक्स लेता है, फिर छड़ी का प्रयोग करता है, सारी चीजों का समग्र रूप से प्रयोग करता है। जैसे कि इन्होंने गेस्टावाद अपने सिद्धांत में बताया था कि गेस्टार्ट जर्मन भाषा से लिया गया था, और इसका जो अर्थ होता है वो समग्रता होता है, ठीक है, मतलब संपूर्ण, सारी चीजों का संपूर्ण रूप से प्रयोग कर रहा है। तो ये चीज बताई थी इन्होंने, ठीक है। इसमें यही चीज है जो इनका प्रयोग हुआ था। इस तरह से जो बनमानुष होता है केलों को पकड़ लेता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसी को क्या कहा गया था, गेस्टाल्ट का सिद्धांत कहा था, ठीक है। एक बार पढ़ लेना भाई, समझ में नहीं आया मैंने तो अपनी तरफ से अच्छे समझा दिया है, ठीक है, क्या था इनके सिद्धांत, इनके प्रयोग में। तो इस तरह से वो जो है आइडिया लगा के वो बनमानुष चिपैंजी उन केलों को प्राप्त कर लेता है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो सिद्धांत रहेगा, मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है। इसमें देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा था। देखो मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया, एरिक एरिक्सन ने दिया। यहाँ पे गलत लिखा है, एरिक एरिक्सन ने ये सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है। यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और यहीं से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। एक एक सिद्धांत जो जो यहाँ के पॉइंट्स रहेंगे वो आपको अच्छे से पढ़ना है। यह सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया। एरिक एरिक्सन ने सिद्धांत दिया था, इसका प्रतिपादन किसने किया, एरिक एरिक्सन ने किया था। इनका मुख्य उद्देश्य बच्चों में व्यक्तिगत पहचान करना, जो बच्चे की व्यक्तिगत पहचान होती है इसको पहचान करना था, ठीक है। तथा इनके अनुसार हमारा जो जीवन है 8 स्टेप से होकर गुजरता है, मतलब जब हमारा जन्म होता है और मृत्यु तक जो हमारा जीवन होता है वो 8 स्टेप से होकर गुजरता है। लेकिन ये जो 8 स्टेप से होकर गुजरता है ये
रिक एरिक्सन के हिसाब से गुजरता है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ये हमारा जीवन कितनी स्टेज से गुजरता है, 8 स्टेज से। यहाँ पे ये 8 स्टेजेस हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग्स लिखी हैं, इनको एक्सप्लेन करूंगी, अच्छे से बताऊंगी भाई, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। ध्यान देना चीज़ों पे। एक बार कंसेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। यही चीज़ें हैं जो मेन है, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि नाम भी ऐसे लिखे हुए हैं, समझ में भी नहीं आता है। अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। एकदम से ध्यान से लिखना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन खुद से करूंगी, इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इनके अनुसार, किसके अनुसार, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत है, मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक एरिक्सन के अनुसार ये कहते हैं जो व्यक्तिगत पहचान होती है बच्चे की, ठीक है, उनके हिसाब से जो हमारा जीवन है 8 स्टेप से होकर गुजरता है। जो 8 स्टेप्स है, ये रही वो 8 स्टेप। इनको एक एक करके समझते हैं कि कैसे हमारा जीवन इन 8 स्टेप से होकर गुजरता है। फर्स्ट जो है आपका वो है विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंग्लिश वाले भी कर लेना। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट क्या रहेगा, विश्वास बनाम विश्वास, ठीक है, समझिए अच्छे से। इसकी जो टाइम पीरियड रहेगा, टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8 स्टेप्स हैं, इनके टाइम पीरियड आपको नोट रखने हैं, क्योंकि टाइम पीरियड से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 0 से 1.5 या 2 वर्ष, ठीक है। 1.5 होगा या फिर 2 वर्ष होगा, तो ध्यान रख लेना 0 से स्टार्ट होके आपका 1.5-2 वर्ष का इसका टाइम पीरियड रहता है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का, ठीक है। बना विश्वास बनाम अविश्वास का। अविश्वास है भाई यहाँ पे, ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास इसका। तो इसमें क्या कहा गया है, विश्वास बनाम अविश्वास में जिन बच्चों को माता पिता से प्यार आदि मिलता है, मतलब छोटे बच्चे हैं, जिन बच्चों को माता पिता से प्यार मिलता है तो उसमें तो विश्वास आ जाता है, ठीक है। और लेकिन दूसरी तरफ अगर बच्चे को माता पिता से प्यार ना मिले तो क्या रहेगा, उसको अविश्वास आ जाएगा। छोटा बच्चा है, ठीक है, लाड प्यार करोगे तो मम्मा पापा पे विश्वास रहेगा, नहीं करोगे तो वो रोता रहेगा, बरकता रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं विश्वास बनाम अविश्वास की जो अवस्था रहेगी। 0 से 1.5-2 वर्ष का टाइम पीरियड रहेगा। इस क्रिया से बच्चों में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अगर उनसे प्यार लाड ना किया जाए छोटे बच्चों से तो उनमें अविश्वास उत्पन्न होता है। प्यार लाड माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा, ठीक है, दिया जाए तो उनमें विश्वास बना रहता है। तो ये चीजें रहेंगी इस वाले पॉइंट में। नेक्स्ट जो रहेगा स्वायत्ता बनाम शर्म लज्जा क्या रहती है भाई, ध्यान से सुन लेना। इसमें इसका जो टाइम पीरियड है 2 से 3 वर्ष का रहने वाला है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। 2 से 3 वर्ष का रहेगा या फिर 1.5 से 3 वर्ष का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 से 1.5 दिया है और 2 दिया है। तो 1.5 से स्टार्ट रहेगा तो ये 1.5 से होके 3 वर्ष हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा तो 2 से 3 हो जाएगा। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर टिक करना है भाई, ठीक है। तो 2 से 3 या फिर 1.5 से 3 वर्ष हो जाएगा, तो ये रहेगा। इसमें क्या है, स्वायत्ता बनाम शर्म लज्जा शक में, इसमें ये है स्वायत्ता का अर्थ होता है स्वयं से कोई कार्य करना, ठीक है। जैसे कि स्वायत्ता का अर्थ होता है स्वयं से कार्य करना। जब कोई बच्चा खुद से जिद करता है कि मैं खुद से कपड़े पहनूंगा, मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, तो छोटा बच्चा 2 से 3 साल के जो बच्चे रहेंगे मोस्टली वो जिद करते हैं कि मम्मा मैं तो खुद खाऊंगा, चम्मच लूट लेंगे, मैं तो खुद खाना खाऊंगा, कपड़े पहनूंगा, ठीक है। तो ये ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं अपने आप से खुद से स्वयं से कार्य करने। अगर बच्चों को आप स्वयं से कार्य करने दोगे तो उनमें क्या रहेगा, स्वायत्ता मतलब स्वयं से काम करने की जो भावना होगी वो उनमें रहेगी, ठीक है, स्वायत्ता रहेगी। अगर दूसरी तरफ आप उनको डांटोगे इस चीज़ के लिए, नहीं तुझे नहीं करना ये काम, ठीक है, तू तो कपड़ों का गंदा कर लेगा, मेरा काम फैला देगा, बढ़ा देगा काम, तो इससे बच्चे में शक आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो उसमें यही रहेगा कि मैं कोई काम कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसे सिखाया नहीं जाया है, उसे कोई काम करने नहीं दिया गया है। तो उसमें शर्म लज्जा शक की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो बच्चे की जिज्ञासा है जो स्वयं से कार्य करने की, आपको शांत रखनी है, ठीक है। वो कर रहा है तो करने दे, बिगाड़ रहा है तो बिगाड़ने दो चीज़ों को, ठीक है। कपड़े गंदे कर रहा है तो करने दो, खुद से स्वयं से कार्य करेगा तो खुद इंडिपेंडेंट होने की जो उसके अंदर से फीलिंग है वो आती चली जाएगी। खुद से आगे से आज बिगाड़ेगा तो कल सुधारेगा भी कार्य को। तो अगर उनको कार्य करने दिया जाएगा तो स्वायत्ता जो स्वयं की भावना उनमें विकसित होगी, अगर नहीं करने दिया जाएगा तो शक लज्जा भाव का अनुभव उनको होगा। तो स्वायत्ता बनाम शर्म लज्जा का शक यही होगा, ठीक है, स्वायत्ता होगी या शर्म लज्जा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसका जो टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। सेम डाउट होगा, एटोनॉमी होगी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है, इसका टाइम पीरियड आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं, हाँ, थर्ड वाले पे थे हम, ठीक है। पहल बनाम दोस्त क्या रहेगा भाई, 3 से 6 वर्ष की उम्र रहेगी इसकी, टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखना। इसमें रहेगा पहल बनाम का मतलब होता है पहल करना, ठीक है। दोस्त का मतलब होता है किसी चीज़ की दोष आ जाना। तो कैसे होगा, जब बच्चे में समझने की क्षमता का थोड़ा विकास हो जाता है, ठीक है, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होगा उसमें समझने की क्षमता होगी, ठीक है, तो चीज़ों को समझने लगेगा। 3 से 6 वर्ष का बच्चा बोलना सीख जाता है, उसमें क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो जाती है, जिज्ञासा आने लगती है, वह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है चीज़ों के प्रति, उत्सुकता होने की वजह से, ठीक है, उत्सुकता मतलब क्यूरियोसिटी होने की वजह से वो पहल करेगा।
आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं जब बोलना सीख जाते हैं, ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत ही जिज्ञासु होते हैं कि ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, पापा कहाँ गए, क्यों गए, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं, तो वो क्यूरियोसिटी उनके अंदर आ जाती है 3 से 6 वर्ष की। दूसरी तरफ अगर माँ बाप उसकी उत्सुकता जो आपकी उसकी इच्छा रहेगी, ठीक है, जो उसकी क्यूरियोसिटी होगी, अगर माँ बाप उसको शांत कर देते हैं, उसके क्वेश्चंस का जवाब अगर दे देते हैं बच्चे की, तो क्या रहेगा, उनमें पहल आ जाएगी बना। अगर उनको जो है डाँट दोगे, धमका दोगे, तो उनमें गिल्ट की फीलिंग उनके अंदर आ जाएगी, ठीक है? उनको बहुत ही दोष भाव जो है उनमें उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो छोटे बच्चे हैं, उनकी जो क्यूरियोसिटी है आपको कोशिश करनी चाहिए उसको शांत करें, उसके क्वेश्चंस का आपको जवाब देना चाहिए, उनकी उम्र है भई, ठीक है? वो जो है उनकी क्यूरियोसिटी जिज्ञासा उनकी उत्पन्न होगी इस टाइम पे, तो आपको क्या करना है, उनकी क्यूरियोसिटी को जितना हो सके शांत करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उनको डाँटना, फटकारना चाहिए। तो उनमें दोष भाव उत्पन्न हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो। तो ये रहती है पहल बना आप दोस्त की भावना, 3 से 6 वर्ष का टाइम पीरियड, दोनों मतलब दोनों ही आपको ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद चलते हैं परीक्षण बनावहीनता पे। फोर्थ जो स्टेज है ये रहेगी, ठीक है। इसमें क्या है, परीक्षण बनावहीनता में इंडस्ट्री ऑफ इनफ्योरिटी, फोर्थ रहेगी आपकी परीक्षण बनावहीनता, ठीक है। इसमें है फोर्थ है भैया आपकी परीक्षण बनावहीनता, ठीक है। ये जो परीक्षण बनावहीनता होती है उत्तर बाल अवस्था में होती है। जो इसका टाइम पीरियड है आप ध्यान से देखिए, 6 से 12 वर्ष। हमने जो पढ़ी थी आपकी स्टेजेस पढ़ी थी, बाल अवस्था, ठीक है, किशोर अवस्था, शेष अवस्था। तो उसमें 6 से 12 वाली जो एज थी वो कौन सी थी आपकी, उत्तर बाल अवस्था थी, ठीक है। 7 तक तो पूर्व बाल अवस्था, उसके बाद जो अपर रहेगी वो आपकी उत्तर बाल अवस्था थी, ठीक है। तो परीक्षण बनावहीनता रहेगी आपकी। इसमें क्या होता है भाई, ध्यान से समझना। परीक्षा बनावहीनता में इस जो उम्र के जो बच्चे रहते हैं वो अपने अपने माँ बाप का, ठीक है, अपने माता पिता होगा अपने घर में जो है काम करने की कोशिश करते हैं, कोई भी कार्य है वो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसे परिश्रम कहते हैं। तो इस तरफ इस उम्र के जो बच्चे रहेंगे वो किसी भी कार्य को कहेंगे मम्मा हम कर देंगे, ठीक है। अगर दूसरी तरफ अगर उसके माँ बाप उसको काम को करने दोगे उस बच्चे को, तो उसमें काम करने की क्षमता आएगी, उनके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आएगी, ठीक है, कि हम कोई कार्य कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ माँ बाप काम करने से मना कर देते हैं तो उनमें हीनता आ जाती है। तो परिश्रम बनावहीनता ये रहती है, उनमें परिश्रम करने की जिज्ञासा होती है। इस उम्र के बच्चे को वो खुद से कहेंगे मम्मा हम ये काम कर देंगे। अगर माँ बाप काम करने देते हैं तो परिश्रम की जो भावना है वो विकसित होगी, अगर नहीं करने दोगे तो उनमें हीनता आ जाएगी। तो चौथी अवस्था यही कहती है, परिश्रम बनावहीनता आपको करनी है, ठीक है। आई होप कि आपने क्लियर हुआ होगा। तो 6 से 12 वर्ष जो इसकी रहेगा टाइम पीरियड, उत्तर बाल अवस्था आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं पहचान बनाम भ्रांति क्या होती है भाई, ठीक है। इसमें होती है पहचान बनाम भ्रांति, जो 5वीं रहेगी आपकी। इसकी उम्र जो रहेगी वो 12 से 18 वर्ष इसका टाइम पीरियड रहेगा। किशोर अवस्था डबल लिख दिया मैंने, ठीक है, किशोर अवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहचान बनाम, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पहचान बनाम भ्रांति। तो इस आयु में बच्चे अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक होते हैं, ठीक है। बच्चे बड़ा हो गया, 12 से 18 वर्ष का बच्चा है, ठीक है, किशोर अवस्था में आ गया है। तो इसमें क्या है, बच्चे को अपनी जो है पहचान बनानी है, उसके लिए उसके अंदर क्यूरियोसिटी होगी, उत्सुकता होगी। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण कार्य, ठीक है, दूसरी तरफ जो बच्चे हैं अगर उद्देश्यपूर्ण कार्य कर लेते हैं, उनमें जो क्यूरियोसिटी जगी है उसको प्राप्त कर लेते हैं तो ठीक है, पहचान बना लेते हैं तो ठीक है। अगर नहीं कर पाते हैं तो उनमें जो भावना आ जाएगी, ठीक है, तो वो उनकी भ्रांति हो जाएगी, ठीक है, वो दब जाएंगे, उस चीज़ के लिए डर जाएंगे। तो ये होती है पहचान बनाम भ्रांति, ठीक है। तो यहाँ पे भ्रांति नहीं लिखा है, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, तो यहाँ पे भ्रांति लिख लेना आप, ठीक है, इस तरह से। तो ये पहचान बनाम भ्रांति होती है। एक बार फिर से बता देती हूँ, इस आयु में जो बच्चा रहेगा पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होगी उसमें। दूसरी तरफ जब बच्चे उद्देश्यपूर्ण कार्य जो करेगा वो नहीं कर पाए, ठीक है, जो उसको करना है अगर वो कार्य वो ना कर पाए तो उनके पास बहुत सारे जो है रास्ते खुल जाते हैं। फिफ्थ नंबर आपकी पहचान बनाम भ्रांति है भाई, ये ठीक है, पूरा इसकी हेडिंग ठीक कर लेना इसको। किशोर अवस्था डबल लिख दिया मैंने, पहचान बनाम भ्रांति। इसमें क्या रहती है, जो किशोर अवस्था होती है, पहचान से समझ रहे हो, अपनी जो पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर पहचान ना बना पाए, जो उद्देश्य उनको प्राप्त करना है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत ही इच्छुक होते हैं इसमें, क्योंकि एज जो है 12 से 18 वर्ष की है, ठीक है। तो बच्चा बड़ा है, किशोर है, तो अगर वो कर पाता है तो ठीक है, पहचान बना लेता है तो ठीक है, नहीं तो उन्हें भ्रांति आ जाती है, एक प्रकार से दोष आ जाता है। तो ये चीज होती है पहचान बनाम भ्रांति में। 6 नंबर क्या है, आत्मीयता बनाम अलगाव, ठीक है, आत्मीयता बनाम अलगाव। तो ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, हटा देना, ये कुछ नहीं यहाँ पे। आत्मीयता बनाम अलगाव क्या होता है भाई,
तो ये यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ था भाई, ठीक है, ये हिंदी में लिख गया, ये पूरा इंग्लिश का वर्ड है ये, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है। 18 से 35 वर्ष का इसका टाइम पीरियड रहेगा। तो इसमें क्या है भाई, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, पूर्व बाल्य वयस्कावस्था होती है ये, 18 से 35 वर्ष की पूर्व वयस्कावस्था। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना, आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है। जो 18 से 35 वर्ष की जो आपकी आयु रहेगी, उसमें रहेगा जो व्यक्ति है दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाएगा। घनिष्ठ संबंध होने की वजह से भी दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, उसे आत्मीयता कहते हैं। यहाँ पे जो आत्मीयता लिखा है हिंदी में वर्ड, इसको आत्मीयता किसे कहेंगे, दूसरों के साथ संबंध बनाएगा, ठीक है। दूसरों के साथ संबंध, मिलजुल के रहने की भावना इनमें विकसित होती है। अगर दूसरी तरफ आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध ना बनाए, संबंध ना रख पाए, ठीक है, नहीं मिलजुल कर रह पा रहा है, तो उसको अलगाव कहते हैं। तो ये अलगाव हो जाएगा। मतलब इसमें क्या है, एक चीज जो है वो दी गई है, ठीक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग दी गई है, एक नेगेटिव दी गई है। अगर ऐसा कर ले तो उसमें आत्मीयता आ जाएगी, ऐसा ना कर पाए तो अलगाव आ जाएगा। पहचान बना ली तो ठीक है, ना पहचान बना पाए तो भ्रांति आ जाएगी। तो ये चीज एक प्रकार से, मैं ध्यान से देखो, परिश्रम बनावहीनता, परिश्रम करने दिया बच्चे को तो ठीक है, उसमें परिश्रम करने की भावना विकसित होगी। नहीं करने दिया तो हीनता आ जाएगी। पहल करने दिया तो ठीक है, पहल की उसने उत्सुकता, उसकी जो थी जिज्ञासा, उसको शांत किया। ना करने दिया तो दोष आ गया। तो ये चीजें तो हो रही है इसमें, स्वायत्ता मतलब स्वयं से कार्य करने की, ठीक है। उसको अगर करने दिया तो वे स्वायत्ता उसके अंदर आएगी, मतलब स्वयं से वो कार्य कर सकता है। ना करने दिया तो शर्म लज्जा आ जाएगी कि वो कभी कर ही नहीं सकता स्वयं से कार्य। तो ये चीजें होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इस प्रकार से ये आपको समझ लेनी है, ठीक है। 7th में क्या है, जन्मात्मकता बनाव स्थिरता, इसको समझिए ध्यान से। ये जो रहेगा इसका टाइम पीरियड 35 से 65 वर्ष रहेगा, ठीक है। तो 65 वर्ष तक रहेगी, 35 से 65 वर्ष, मध्य वयस्क अवस्था हिंदी में इसको कहेंगे। और इसको क्या कहा था, इसको कहा था पूर्व वयस्क अवस्था, ठीक है, और इसको मध्य वयस्क अवस्था। ध्यान रख लेना भाई, मैं यहाँ पे सारी चीजें नहीं लिख पाती हूँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पे देखो, बहुत बड़ी बड़ी अगर मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखती तो बहुत बड़े हो जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी थी, और अच्छे से मैंने खुद समझे चीजें, खुद से समझी, ध्यान से पढ़ी चीजों को, और जब बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स ढूंढ ढांड के जब मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है। तो मेरा यही है, इसलिए तो आपको चीज़ें समझनी है, जो चीज़ें बता रही हूँ आपको याद हो गई हैं तो ठीक है, दोबारा वीडियो देख ले, हो जाएंगी, नहीं तो आप नोट कर लें उन चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें क्या था, जन्नात्मकता बनाव स्थिरता में, इसका ध्यान से सुनना, 35 से 65 वर्ष की रहेगी आयु। जन्नात्मकता में हम दूसरे लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, किसके बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, दूसरों का भला करने की सोचते हैं। दूसरी तरफ जब लोग इस बारे में, इस चीज़ का विकास ना हो पाए, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव लिया गया है, फिर ऐसा ना कर पाए तो ये चीज़ ली गई है। तो दूसरों के बारे में सोचे तो जन्नात्मकता आ जाएगी। जन मतलब जन हो क्या होते, आदमी तो होते हैं, मनुष्य ही तो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में सोच रहे हैं तो जन्नात्मकता आ गई। दूसरी तरफ ये चीज जो ये सोच है, इसका विकास नहीं हुआ, तो जो है आपके अंदर स्थिरता आ जाएगी। तो ये रहेगा आपका 7th नंबर। 8 में क्या है, संपूर्णता बनाव निराशा, ठीक है, 8 नंबर। इसमें समझिए क्या रहेगा, इसका टाइम पीरियड रहेगा 65 से जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक का ये सफल रहेगा, ठीक है। संपूर्णता बनाव और निराशा, तो संपूर्णता मतलब संपूर्ण हो गई चीज, और निराशा, ठीक है, जब निराशा कब आती है, जब आपका कोई कार्य नहीं हो पाता। तो ऐसे समझ सकते हो, एक्सप्लेन करती हूँ, अच्छे से समझोगे। इस उम्र में जो आदमी रहेगा, उसकी जो जितनी भी इच्छाएं थी, देखो एक आदमी जब 65 वर्ष तक पहुंच गया है, ऑलमोस्ट उसने अपनी पूरी लाइफ जो है जी लिया, उसको जो चाहिए था उसने प्राप्त कर लिया है, जो उसको नहीं चाहिए था उसको नहीं मिल पाया होगा। तो यही चीज हुई होगी, उसका 65 वर्ष तक का सफर यही तो रहा होगा। इस उम्र में जो आदमी है, अधिकतम इच्छाएं उसने पूर्ण कर ली होती हैं, है ना, पूर्ण कर ली होती हैं। तो ये होता है। तो इसमें क्या होगा, वह अपने भविष्य के बारे में ज्यादा सोचता है कि उसने क्या अचीव किया है, क्या उसके साथ नेगेटिव चीजें हुई हैं, क्या पॉजिटिव हुई है। जैसे कि आपके दादा दादी हो जाते हैं, जब आप उनसे उनके पास बैठते हो, ठीक है, बातें करते हो, तो वो अपनी सफलताएं बताएंगे, अपने बचपन के दिन, अपने जवानी के दिन, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं, ठीक है। अगर उनका जो पॉजिटिव सफर रहा तो वो पॉजिटिव वे में बताएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से खुश होकर अपनी मतलब वो चीज़ दिखाएंगे कि उनमें संपूर्णता है, वो पूर्ण तरफ से। अब उनके वो कहते हैं, जैसे मेरी दादी कहती थी कि मेरी पोती हो गई, पोते हो गए, इनकी शादी हो गई, अब मुझे क्या चाहिए, मैं तो अब तो भगवान मुझे कभी भी उठा ले। तो एक प्रकार से वो दिखा रहे हैं कि उनको संपूर्ण है वो सब चीज़ से, तो उनमें संपूर्णता आ जाती है। अगर दूसरी तरफ उनका कोई निराशा, कोई चीज़ ऐसी रह जाए, ठीक है, तो उनमें निराशा रह जाती है, ठीक है, उनको कोई चीज़ चाहिए होती है, जैसे कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, ना मिल पाए तो वो पूरी जिंदगी उनकी निराशा में चली जाती है। तो ये चीज़ रहती है, संपूर्णता आ जाए, सब कुछ उनको मिल गया उनके जीवन में, तो संपूर्णता नहीं मिल पाया तो निराशा है। उम्र रहेगी जो 65 वर्ष से ऊपर रहेगी। आई होप कि मैंने ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर करा दी होंगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। लास्ट टॉपिक रहेगा विंजाइमिंग
का विल्यूम, ठीक है, इनकी थ्योरी है विल्यूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाली थ्योरी भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग आपकी 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गई है। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स में, जितने भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप बने हुए हैं, और लाइक कर दो वीडियो को अभी। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स इस टाइप की वीडियो बना, पूरा कंटेंट आपको देना, वो भी एक वीडियो में। तो वीडियो को अभी लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। इसी तरह से एक वीडियो और डालने वाली हूँ जिसमें क्वेश्चन रहेंगे एग्ज़ाम से पहले, एक वीडियो वो और कर लेना। ये थ्योरी आपने कर ली होगी, ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सब कुछ दिया है, सारा निचोड़ दिया है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिला है, ठीक है। तो उस वीडियो को और देखना, हर टाइप उसमें क्लियर होगी, ठीक है। जो भी चीज़ पढ़ी है इनका रिवीजन होगा उन क्वेश्चंस के थ्रू, और आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, एग्जाम तक डाल दूंगी, अभी तो नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि हिंदी की क्लास बाकी है। हिंदी ग्रामर भी मैंने आपको कंप्लीट हिंदी ग्रामर की वीडियो डाली हुई है आपके लिए एक, जिसमें मैंने 6 से 7 टॉपिक कराए हुए हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाई थी, 40 से 50 मिनट की है, आपने नहीं देखी तो देख लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ चीज़ें कराई हैं। एक वीडियो और डालूंगी, उसके पार्ट 2 रहेगा, उसमें 6-7 टॉपिक जो बचे हुए हैं वो रहेंगे। इसी के साथ एक वीडियो और आने वाला है छोटा सा, उसमें आपके पर्यायवाची विलोम शब्द, जैसे कि आपके मुहावरे हो गए, ठीक है, आपके अनेकार्थी शब्द हो गए, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जामों में पूछी गई हैं, रिपीट हुई हैं, वो मैंने वहाँ पे ली गई हैं। उससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, आपको कैसे निकालना है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन हैं जितने भी वहाँ पे लिए हुए, पर्यायवाची हो गए, अलंकार हो गए, ठीक है, अलंकार तो नहीं है, वो है मुहावरे हो गए, ठीक है। तो वो वीडियो भी वॉच करनी है, कंप्लीट आपकी 15 नंबर की हो जाएगी। और जिन स्टूडेंट्स का बता दो फ्रेंड्स, हिंदी सब्जेक्ट है, टीजीटी पीजीटी, तो उनको डबल बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट में भी क्वेश्चंस बनेंगे 15 से 20-25 नंबर के, और उनका जो है कॉमन में भी 15 नंबर की हिंदी हो रही है, तो वो तो उनके लिए डबल बेनिफिट है। और 15 वाले जो हैं वो तो बेश्चिंत हो जाएं, उसको कर लेना, आपकी हिंदी कवर हो जाएगी पूरी ही। इसी तरह से रीजनिंग की मैंने एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने संपूर्ण निचोड़ जो आपके एस्टेट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस पूछा जाता है, ठीक है, वो मैंने आपको कंप्लीट कराया था फ्रेंड्स। लेकिन कुछ चीज़ें और हैं, बच्चे कहते हैं मैम ये काफ़ी है, काफ़ी है, भाई 7-8 नंबर तक तो उसमें से आएंगे ही, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें ली हैं। 6 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। बाकी और एक वीडियो और डालने वाली हूँ, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, 1-1.5 घंटे की रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, 1-1.5 घंटे की वो है। 2-3 घंटे अगर आप दे सकते हो तो 2 वीडियो को देख लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है, बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैंने सीटी के लिए 5000 प्लस प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी विद एक्सप्लेनेशन टॉपिक वाइज, ठीक है, वहाँ से 20 से 22 क्वेश्चंस मेरी वीडियो से मिले थे बच्चों को। जिन बच्चों ने देखी हैं उनको पता है। आप भी वो जो वीडियो डाली हुई है एस्टेट के लिए, एस्टेट 2022 हरियाणा जी के, वो देख ले। एक और डालूंगी, वो देख लेना, 10 नंबर की हरियाणा जी के कवर हो जाएगी, बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप कहोगे तो इंग्लिश की डाल दूंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की, ठीक है, मैथ मेरा सब्जेक्ट है, 10 नंबर की मैथ कवर करा दूंगी। पर आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, तभी मन करता है किसी काम को करने की। जब आप मोटिवेट करते हो, इन चीज़ों से बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे को मटेरियल समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो और ज़्यादा काम करने का मन होता है, ठीक है। रीजनिंग कवर कराई हुई है, 3-4 वीडियो डाली हुई हैं, 2-3 और डाल दूंगी, टॉपिक वाइज है, वो प्रीवियस क्वेश्चन से ही हर एक टाइप क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये है मेरा जो 90 नंबर का पेपर है, उसकी तैयारी मैं करा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को बहुत हेल्प मिलेगी, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। टाइम बहुत कम था, लेकिन मैंने 1 महीने में बहुत चीज़ें कवर कराई हैं आप सभी को। चैनल से जुड़े रहें, और जो बच्चे सीटेट की तैयारी करेंगे उनके लिए तो मोस्ट हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए, ठीक है, इतना बहुत है, अब फिर से पढ़ते हैं, एक और टॉपिक बचा हुआ है। ये मैंने बीच में 2-4 बातें इसलिए बोल दी जिससे आप बोर हो गए होंगे बहुत, मेरे साथ लगा लो, जिस बच्चे ने कंप्लीट वीडियो देखी है मेरे साथ, ठीक है, मेरे साथ नहीं, रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगी, मतलब मेरी तरह जो कंप्लीट यहाँ तक पहुँच गया है, तो उसको थोड़ी सी बोरियत हो रही होगी, तो अब यहाँ क्या है, जो लास्ट टॉपिक है अच्छे से दोबारा से वो कर पाएगा। तो चलिए अब ये वाला टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद हमारी जो है सीडीपी साइकोलॉजी मेरी तरफ से तो फिनिश हो गई। एक आध दो क्वेश्चन नए टाइप का प्रीवियस में मिलेगा, तो वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें आपको करा दी है एग्जाम ओरिएंटेड एस्टेट 2022 के हिसाब से। तो चलिए ये वाला टॉपिक कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया अभी, बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन। ये अमेरिका के निवासी थे, कहाँ के, अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया,
ठीक है, ये 3 प्रकार के हैं। ठीक है, क्या चीज कही गई है, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था जो कि 3 प्रकार के हैं। वो शैक्षिक उद्देश्य कौन कौन से हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। 3 उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो एक एक करके पढ़ेंगे, ज्ञानात्मक क्या है, भावात्मक क्या है, क्रियात्मक क्या है। ज्ञानात्मक समझिए क्या होता है। इसका वर्गीकरण विल्यूम ने 1956 में किया। ये मानसिक क्षमताओं से संबंधित होती है। ठीक है, ज्ञानात्मक जो चीजें रहेंगी वो मानसिक क्रियाओं से संबंधित रहेंगी, ध्यान रखना है आपको। इसके उद्देश्यों को सरल से कठिन शिक्षण अधिगम के नियम, ठीक है, शिक्षण अधिगम के नियम सत्य लिख दिया भाई, यहाँ पे 70 है ये। ठीक है, सतर से ऊंचे मतलब सतर से ऊंचे सतर तक ले जाने का दृष्टिकोण है। ये क्या कह रहा है, ब्लूम टैक्सोनॉमी ने जो सिद्धांत दिया था जिसमें ज्ञानात्मक पक्ष, 3 पक्ष थे इनके, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ब्लूम ने 1956 में दिया ज्ञानात्मक पक्ष, यह मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, इसके उद्देश्य को सरल से कठिन शिक्षण अधिगम के नियम के अनुसार, जो शिक्षण अधिगम शिक्षण विधियां हैं आपके, उनके नियम के अनुसार ऊंचे मतलब सरल से कठिन सतर तक ले जाने का दृष्टिकोण है। और इसमें भी 6 भागों में विभाजित किया गया है किसको, आपके ज्ञानात्मक पक्ष को। इसको समझते हैं क्या है 6 भाग। देखो, पहले ज्ञान है, उसके बाद बोध है, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। कैसे कैसे वो ध्यान से समझना भाई। ज्ञान, इसमें बच्चे के आंकड़े की जानकारियों को याद करना, प्रत्याशमरण आदि कराने का प्रयास होता है ज्ञान में। ठीक है, ज्ञान में क्या, ज्ञान नहीं है ये, ज्ञान है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है ये ज्ञान। ठीक है, नॉलेज। इसमें बच्चे को आंकड़े जानकारियों को याद कराने का, प्रत्याशमन आदि कराने का प्रयास होता है। मतलब जो भी बच्चे को नॉलेज दे रहे हो, जो कि मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है, वो क्या है, नॉलेज ही तो है। वो चीज़ें, आंकड़े, जो जानकारी आप मुझसे ले रहे हो, ठीक है, उनको क्या है, आप फिर प्रत्याशमन करोगे। जो मैं आपको चीज़ें पढ़ा रही हूँ उनको फिर अपने माइंड में रिवाइज करोगे। तो ये होता है ज्ञान। ठीक है, उसके बाद बोध। अब देखिए बोध क्या होता है भाई, इसमें बच्चे को जो ज्ञान कराया है, ठीक है, मैंने जो आपको चीजें समझा दी हैं, उसकी समझ आपको विकसित हो जाती है। जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना। फिर क्या है, आप अर्थ को समझ गए, जो चीजें मैंने समझाई उनको समझ गए, अब उनकी क्या है, आप व्याख्या करोगे खुद से उनको। ठीक है, अपने दिमाग से रिवाइज करोगे। ज्ञान ले लिया, ठीक है, बोध मतलब चीजों को समझ लिया अच्छे से, पहले ज्ञान लिया फिर चीज़ों को समझा है, मतलब ये है। फिर थर्ड क्या होगा, आपने प्रयोग किया, उन चीज़ों पे क्या है, प्रयोग किया है आपने। फिर विश्लेषण किया, जो आपने चीज़ें प्रयोग के लिए विश्लेषण मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उनको उनको चीज़ों को समझने की कोशिश की है। देखिए, जो आपका फर्स्ट पॉइंट रहेगा ज्ञानात्मक पक्ष, ये क्या है भाई, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। ये मानसिक क्षमताओं से संबंधित है। जो आपका ज्ञानात्मक पक्ष है वो मानसिक क्रियाओं से आपका क्या है, संबंधित है। इसमें सरल से कठिन शिक्षण अधिगम के नियम सतर है। ठीक है, ऊंचे सतर तक ले जाया गया है, मतलब सरल से स्टार्ट करके ऊंचे सतर तक ले जाता है इसमें। ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करेगा, सरल से स्टार्ट करेगा और ऊंचे लेवल तक ले जाएगा। तो इस तरह का दृष्टिकोण है। इसमें 6 भागों में इसको बांटा है। तो कैसे लेगा आप, देखो, सबसे पहले ये ज्ञान है भाई। ठीक है, ज्ञान है ये। ज्ञान सबसे पहले आएगा, ज्ञान, नॉलेज। इसमें बच्चे को आंकड़े, जानकारियों को याद कराएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको जानकारी दे रही हूँ किसी चीज को, तो इसमें मैं क्या पहले आपको याद कराऊंगी चीजों को। ठीक है, एज ए टीचर, जैसे आप छोटे बच्चे हो तो आंकड़े, जानकारियों को याद कराऊंगी, प्रत्याशमन करोगे, आदि कराने का मैं प्रयास करूंगी। उसके बाद क्या है, आपने ज्ञान ले लिया मुझसे, उसके बाद क्या है, बोध। बोध, इसमें बच्चे को ज्ञान कराया जाता है। ठीक है, जिसकी समझ विकसित की जाती है। आपने चीजों को समझ लिया, उसमें तो मैंने ज्ञान दिया आपको, आप बोध करो, फिर उन चीज़ों को आप समझोगे, रिवाइज करोगे अपने माइंड में, तो बोध करोगे। ठीक है, उसके बाद प्रयोग करोगे, फिर उन चीज़ों का आप क्या है, अपने जीवन में, दैनिक जीवन में प्रयोग करोगे। जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने अनुप्रयोग करोगे उनको। उसके बाद विश्लेषण क्या होता है भाई, विश्लेषण भी एक विधि होती है। इसमें मैं बता देती हूँ। इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान, जो भी ज्ञान आपने लिया है, उसको भिन्न भिन्न भागों में अलग करोगे। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में उनको अलग करोगे, ताकि उन तथ्यों को, निष्कर्ष को अच्छे से समझ पाओ। छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि मैंने यहाँ पे जितने भी टॉपिक कराए हैं, इनको अलग अलग टॉपिक को अच्छे से करो आप। ठीक है, पहले एक टॉपिक कर लिया, कल दूसरा कर लिया, या फिर 2 घंटे बाद तीसरा कर लिया। तो इस तरह से छोटे छोटे भागों में उसको करो, फिर उन टॉपिक्स को जोड़ के करो। पूरी साइकोलॉजी को एक साथ देख लो। ठीक है, तो मतलब पूरा रिवीजन एक साथ कर लो। पहले तो क्या करोगे आप, एक एक टॉपिक करोगे, फिर क्या है, सारी जो मैंने जितना भी मैंने आपको पढ़ाया सारे को एक साथ रिवाइज करोगे। तो वो तो संश्लेषण हो जाएगा। आप छोटे छोटे टॉपिक करोगे तो वो आपका विश्लेषण हो जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हो विश्लेषण क्या रहेगा, छोटे छोटे भागों में अलग करके ठीक है, चीज़ों को निष्कर्ष निकालना, तथ्यों को समझना, और फिर उनको एक साथ जोड़ के उन चीज़ों को
करना तो वो संश्लेषण हो जाएगा। आई होप कि आप निकले। लास्ट में आपका मूल्यांकन होगा, ठीक है। जैसे कि आपका स्टेट का पेपर होगा तो एक प्रकार से मूल्यांकन होगा कि आपने कितनी चीज़ों को पढ़ा है, समझा है, और फिर उसके हिसाब से आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। आई होप कि आपकी क्लियर हुई होंगी चीज़ें। इसी तरह से इनका क्रम भी ध्यान रखना है। पहले ज्ञान आता है, फिर बोध करोगे, फिर उस चीज़ का अनुप्रयोग करोगे अपनी लाइफ में, फिर छोटे छोटे भागों में विश्लेषण करोगे, फिर उनको जोड़ोगे और फिर लास्ट में आप मूल्यांकन करोगे। ये चीज़ें रहेंगी। उसके बाद आता है भावात्मक पक्ष। इसमें क्या होता है, भावात्मक पक्ष में ध्यान से समझना, अफेक्टिव डोमेन इसको कहते हैं इंग्लिश में। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिसमें भावात्मक रूप से करते हैं, ठीक है। भावात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे कि तारीफ हो गई, ये भावनाएं तो होती है, उत्साह हो गई, प्रेरणा होती है, तो आपके क्या होते हैं, भाव होते हैं, ठीक है। भाव होते हैं एक प्रकार से। तारीफ करना, उत्साह, अंदर से उत्साह आता है किसी चीज़ को करने की, प्रेरणा मिलती है, तो ये आपके भाव होते हैं। इसको भावात्मक पक्ष कहते हैं। और देखो ये चीज़ें ईजिली समझ लोगे भाई। आप देखो ज्ञान है, माइंड से रिलेट कर रहा है, ठीक है, तो आपके क्या है, मानसिक क्रियाओं से संबंधित हो जाएगा ज्ञानात्मक। भावात्मक भावनाओं से संबंधित है, ठीक है, तारीफ, उत्साह, प्रेरणा, सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो है आपका आग्रहण, ठीक है, आग्रहण या ध्यान देना चीज़ों पर। तो यह होगा आपका रिसीविंग या अटेंडिंग करना, ठीक है, मतलब रिसीव कर रहे हो या फिर ध्यान दे रहे हो, अटेंडिंग कर रहे हो, तो ये चीज़ रहेंगी। अनुक्रिया क्या हो जाएगी, अनुक्रिया है ये भाई, ठीक है, रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, उसके प्रति कितनी अनुक्रिया आप कर रहे हो। उसके बाद आकलन आता है, ठीक है, उसके बाद संगठन, जो भी चीज़ें की है उन सारी को आप संगठन किस तरीके से कर रहे हो। तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। आग्रहण करना, ध्यान देना किसी चीज़ पे, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है। फिर अनुक्रिया, उसका अनुक्रिया करोगे, प्रयोग करोगे अपने दैनिक जीवन में, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उनको समझोगे, उनका प्रयोग करोगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओगे, तो वो क्या है, एक प्रकार से रिस्पॉन्डिंग कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। आकलन कर रहे हो, फिर अपना आकलन करोगे कि हाँ भाई मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन मैंने गलत किए, तो वही तो होता है आकलन, संगठन करना, ठीक है। फिर उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करोगे एक प्रकार से। ये सारी चीज़ें रहेंगी भावात्मक पक्ष में। लास्ट और इसमें 5 पॉइंट है भाई, ठीक है, ये भी कर लेते हैं। इसमें लास्ट जो पॉइंट है वो है मूल्यों को, ये गलत लिखा है यहाँ पे, मूल्यों इस तरह से लिखा जाता है, मूल्य, ठीक है। मूल्यों को चरित्रकरण या विशेषीकरण करना, ठीक है, मूल्यों को चरित्रकरण करना या विशेषीकरण करना, तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा। मूल्यों को चरित्रकरण करना, सारी चीज़ों को उनको देखोगे उनके अकॉर्डिंग, उनका विशेषीकरण करोगे, ठीक है। विशेष क्या है, ये सारी चीज़ें। क्रियात्मक और समझ लेते हैं, क्रियात्मक में क्या है, जल्दी से, बहुत टाइम हो गया भाई, ठीक है, ये लास्ट बचा है। इसमें क्या है, इसमें शारीरिक हलचल के क्षेत्र शामिल होते हैं। देखो क्रियात्मक है वो आपका ज्ञानात्मक था, तो आपका मानसिक क्रियाओं से संबंधित था। भावात्मक भावों से संबंधित था, ठीक है, आपके भाव होते हैं, उत्साह, प्रेरणा, तारीफ करना, रोना, ये सब क्या होते हैं, भाव होते हैं। ये है क्रियात्मक, मतलब शारीरिक हलचल का क्षेत्र में शामिल है क्रियात्मक पक्ष। इसको भी 6 भागों में बांटा है। फर्स्ट है आपका सहज क्रियात्मक अंग, सहज क्रियात्मक अंग संचालन, ठीक है, तो आपका रिफ्लेक्स मोमेंट्स। उसके बाद सेकंड जो है आधारभूत अंग संचालन, बेसिक। उसके बाद है शारीरिक योग्यताएं, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं और कौशल युक्त अंग संचालन और सुसंबद्ध। आज सुसंबद्ध क्या लिखा है, ये गलत लिखा है, ये होता है सुसंबद्ध या सांकेतिक, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, सांकेतिक ये गलत है, यहाँ पे सुसंबद्ध सांकेतिक संप्रेषण ये होता है भाई, ठीक है। तो ये 6 होती है, क्रियात्मक पक्ष में आती हैं। ये आपको बस यही ध्यान रखनी है, क्रियात्मक पक्ष के जो रहेंगे कितने भाग रहेंगे, तो 6 भाग रहेंगे, ठीक है। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इतना डीपली नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्रियात्मक पक्ष के 6 भाग रहेंगे। हाँ, भाग आपको जरूर ध्यान रखने हैं, सहज क्रियात्मक अंग संचालन, आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यता अंग संचालन, प्रत्यक्षीकरण योग्यता अंग संचालन, ठीक है, योग कौशल युक्त हो गया अंग संचालन, सुसंबद्ध और या सांकेतिक, ये रहा आपका संप्रेषण। तो ये सारी चीजें रहेंगी। मैंने बहुत डीपली भी पढ़ाया आपको, बहुत शॉर्ट में ट्रिक के साथ एग्जांपल्स के थ्रू आपको करवाया है। आपको भी लग रहा होगा कि हाँ चीजें वो पढ़ी हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। स्टेट के एग्जाम में जहाँ से चीजें लाते ना खोज खोज के, ध्यान से चीजें पढ़ी है ना भाई, क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं लगाओगे तुम, ठीक है। सारी ही चीजें करवाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, हर चीज आपको शॉर्ट में और उस तरीके से करवाने की कोशिश की है जो एग्जाम में पूछी जाती है। आई होप कि आपकी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है सभी फ्रेंड्स को। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार दोगे तो इसी तरह से आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपकी इंग्लिश भी कराऊंगी, मैथ भी कराऊंगी, जो भी आप सब्जेक्ट कहोगे वो भी मैं आपको करवा दूंगी। सिर्फ आपके जो कॉमन सब्जेक्ट है उनको छोड़ के, बस मैं अपने सब्जेक्ट ही करा सकती हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है मैथ और हिंदी है। उसी के साथ बता दूँ, मैंने सीटेट दिया था, जो साइंस भी मैंने अच्छे से की थी, वहाँ पे एनसीईआरटी, तो मैं साइंस भी करवा सकती हूँ। बस आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, चैनल को प्यार देना है, शेयर करवाना है सभी फ्रेंड्स में, और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।